नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आप सभी जो इंतज़ार कर रहे थे कब कब जो है कि इंटरनेट पर जारी करेगा, मॉडल पेपर कब छोड़ेगा, वो भाई आपका जो है कि जारी कर दिया गया है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो आपका इंटरनेट पर जो आपका छोड़ा गया है ना, क्वेश्चन की किस कैटेगरी का इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन को जो है कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव जो कि मैं आपको सोल्व करके दूंगा। तो आप भी क्या कीजिए, पहले कॉपी कलम निकालिए और अपने से बनाइए कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद मेरा वीडियो ये वाला जो कि चालू करके देखिए और आंसर बोलने के प्रयास कीजिए भाई, जितना आप, क्योंकि एक साल में आप कितना क्या मेहनत किए वो चीज़ आपको इस क्लास में आपको जो कि पता लगेगा। और मैं बताऊँगा कि कौन कौन सा प्रश्न जो है कि आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो देख लीजिए, इस टाइप का ये आपका ऐसा ही रहेगा, एग्जाम में भी सेम टू सेम रहेगा। टोटल चीज़ आप पढ़ सकते हैं, क्या दिया गया नहीं दिया गया, आप जो है कि इसको अच्छी प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। टोटल क्या लगाना है क्या नहीं, ये इंग्लिश हिंदी दोनों है। तो इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में पढ़ेगा भाई, हिंदी मीडियम में हिंदी वाला पढ़ेगा। क्लियर है। चलिए, यहाँ पे आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया और मैंने पहले इस कैटेगरी का प्रश्न बताया था। देखिए, यहाँ बोला क्या 2052 के आभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना, ये पहले हमने बता दिया था, मोस्ट VBI है, इसमें तो कोई कटौती कीजिए ही नहीं। इस कैटेगरी का एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए इसको अब हल करता हूँ। तो जब भी भाई अभाज्य गुणनखंड बोले तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से और 100 से भाग लगे वही अभाज्य संख्या कहलाता है, दूसरा से नहीं लगना चाहिए ना। तो देखिए, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो 2552 है, तो इसको इस प्रकार से जो कि खंडित करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से खिलाएं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से खिलाएंगे। हालांकि यहाँ पे 3 का घात पूछा गया तो डायरेक्ट मैं 3 से बोल सकता हूँ, तो समय का बचत हो जाएगा। या फिर नियम के अनुसार से चलिएगा तो 2 3 5 इस प्रकार से बढ़ते समय क्रम में। लेकिन यहाँ पे नियम आप तोड़ भी सकते हैं, जो पूछे उसी से डायरेक्ट खिला दीजिए। 3 पूछा तो 3 से खिलाते हैं। तो बोलिए 3 छक 18, 3 छक 18 बचेगा 2 यानी यहाँ पर हो जाएगा कितना भाई, यहाँ हो जाएगा 25। तो 3 8 24 बचेगा 1 यानी 12, 3 चौक 12। अब भी देखिए 3 से खाएगा क्या, बोलेगा सर जी 3 से कैसे खाएगा, कैसे जानेंगे। तो सबको ऐड कर लीजिए और 3 के टेबल में देखते हैं, ठीक है। तो 6 8 14 14 4 14 4 18, 3 के टेबल में 18 है तो 3 से खाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 बचा 2, 3 8 24। अब भी देख लेते हैं तो 2 2 4 8 4 12 होता है, सबको जोड़ के 3 के टेबल में देखते हैं तो 12 3 के टेबल में। 3 से खिलाया 3 7 21 बचा 1 यानी 3 छक 18। अब भी देख लेते हैं 7 6 13 हो गया, जो कि 3 का टेबल में 13 नहीं है। तो 3 का गो है तो उतना ही घात होगा, तो 3 3 गो है तो राइट आंसर भी आपका 3 होगा। यानी मैं कह सकता 3 पर पावर 3, तो यही आपका घात हुआ। क्लियर। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कदा निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत नहीं है, ठीक है। तो शांत नहीं है, इसको तो मैं बहुत अच्छी प्रकार से बताया था भाई, बहुत ट्रिक भी दिया था मैंने, है ना। तो शांत नहीं है ये आपको बताना है यहाँ पे, लेकिन उतना मैं जिक्र नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊँ। शांत वही शांत नहीं है, तो शांत कौन नहीं होगा, जिसके हर में 2 अधिक, जिसके हर में 2 या फिर 5, इन दोनों में से ये दोनों रहेगा तो शांत रहेगा, दोनों में से एक भी रहेगा शांत रहेगा, इसके अलावा कुछ भी आ जाएगा वो अशांत रहेगा। अब चेक कीजिए, तो ऑप्शन ए में देखिए 2 और 5 है नीचे में, ठीक है। तो ये आपका शांत है, हमें अशांत खोजना है। यहाँ देखिए 2 5 है, ये अभी आपका शांत है, अशांत खोजना है। यहाँ देखिए 2 तो है लेकिन 5 बीच में टपक गया, यही आपका अशांत है। तो ये सब आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और डी में देखिए नीचे में 2 5 है तो शांत हो गया। सिर्फ 2 और रहता है तो 5 भी रहता है तो सिर्फ 5 होता है, दोनों भी रहेगा तो शांत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है कि बहुपद इतना के शून्यकों का योग। भाई ये भी हमने बोला था भाई कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, योग पूछा गया तो शून्यकों का योग। तो पहले एक लाइन हल कर लीजिए, तो x गुना इतना कीजिए क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x² लिख लेता है, 2x² माइनस हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 3। बोला शून्यकों के योग, शून्यकों का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो माइनस बी का वैल्यू देखिए -5 है, तो एक माइनस पहले से तो -5 लिख लिया, और एक की बात करो तो 2 है 2, तो माइनस माइनस प्लस यानी 5/2 हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 4th नंबर प्रश्न देखिए, कहते यदि इसे देखिए हट जा ना। चलिए कहते हैं कि यदि समीकरण इतना का एक मूल्य -3 हो तो p का वैल्यू, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक मूल्य दे दिएगा नहीं तो आपको करना क्या, यानी जहाँ पे एक मूल्य -3 है ना, तो जहाँ पे x है वहाँ -3 रख दीजिएगा। तो मैं कह सकता हूँ 2 तो 2 x का स्थान पर रख दिया -3, ठीक है। तो -3 लिख दिया, बाकी बाद स्क्वायर प्लस p, तो p x का स्थान पर लिख दिया -3 रख दिया, और -3 = 0। क्लियर। अब 3 का स्क्वायर 9 9 गुना 2 की जगह 18 हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा -3 p हो जाएगा,
और ये हो जाएगा -3 बराबर 0 हो जाएगा। अब 18 में से 3 गया तो बचा 15 प्लस 15, और इधर हो जाएगा -3 p और प्लस 15 और पट्टी भेज दीजिए तो माइनस हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 3 से कटा दीजिए 5 बार में, तो p का वैल्यू आ जाएगा 5, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला कहते यदि बहुपद इतना हो अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो भाई आपका तो ये आपका फॉर्मूला ही दे दिया। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला था सी बटा ए, तो राइट आंसर देख लीजिए सी का वैल्यू यहाँ पे देखिए सी बी है, ए का वैल्यू ए बी है, तो ठीक है, तो यहाँ पे सी बटे ए बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान में रखना एग्जाम हॉल में अगर पूछ दे, हो सकता है यहाँ पे डाटा चेंज कर दे तो उसके अनुसार से बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है सी बटे ए, तो सी के स्थान पे सी है, ए का स्थान पे ए बी है, यानी फॉर्मूला ये रह गया सी अपॉन ए हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। चलिए भाई हाँ, चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो कि समांतर श्रेणी में है, यानी एपी कौन है ये बताना, तो ऑप्शन चेक करें। देखिए एपी वही होगा जिसका अंतर समान हो, ध्यान में रखना अंतर यानी डिफरेंस का आना चाहिए भाई, समान होना चाहिए, ठीक है, समान होना चाहिए। चेक करते हैं 2 में 5 कितना जोड़ा 3 है ना, 5 में 7 कितना जोड़ा 2, यानी अंतर समान नहीं है, 3 2 का अंतर है, ठीक है, तो हमें एपी खोजने दिया गया। और स्क्वायर वाला तो कम में चांस है कि होगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 7 का स्क्वायर 49 है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, इन दोनों के बीच का अंतर बहुत सारा का, तो स्क्वायर वाला का तो छोड़िए दीजिए, तो ये भी गया कहानी खत्म, ये भी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी कहानी खत्म, यहाँ का अंतर आपका सेम होगा, ठीक है। 1 में कितना जोड़ा तो 3 हुआ, बोलेगा 2, ठीक है, अब 3 में 2 जोड़ेगा 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेगा 7, उसी प्रकार से यानी यहाँ पे अंतर समान हो रहा है, ठीक है, तो अंतर समान हो रहा है तो आपका राइट आंसर भाई हो जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करूँ, कहता है इसको हल कर दो, कोई दिक्कत ना भाई, इसको हल करता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, स्पेशल में कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया है ना। कोसेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला आता है 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा गया तो बचा 1, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 7 का। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है इतना इतना हट जा भाई, इतना इतना का विविध कर आपके लिए VBI है पूरा ध्यान में रखना। तो विविध कर का मतलब होता है आपका डी, तो यहाँ पे डी बराबर फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC हो जाएगा, ठीक है, द्विघात समीकरण में ऐसे फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बी की बात कर लेता हूँ, तो बी की बात भाई आपका बी आपका कहता है -4 है, तो -4 का स्क्वायर कर दिया, -4 तो 4 ए के स्थान पे ये 5 है, एक्स को छोड़ के लिखना है, ठीक है, इंटू सी के स्थान पे आपका 2 है, तो बोलिए हल कीजिए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 5 10 10 चौके हो जाएगा 40, तो माइनस हो जाएगा 40। क्लियर है। अब इसको घटाइएगा तो हो जाएगा आपका 24 बचेगा, लेकिन माइनस में बचेगा, तो -24 आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो कहता है कि इस सभी को भाई है ना, कहता है इन सभी को जो कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसका मूलों की प्रकृति भाई, मूलों की प्रकृति बताना है, वास्तविक बताना है, वास्तविक कुछ भी बताना है मूलों की, तो आपका बस यहाँ पे भी डिफरेंस बराबर फॉर्मूला आ जाएगा बी, ये यानी डी बराबर फॉर्मूला आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC हो जाएगा, ठीक है। इसी से हम बता सकते हैं मूलों की प्रकृति क्या होगा, ठीक है। तो प्लस में आंसर आएगा तो वास्तविक होगा, माइनस में आएगा तो अवास्तविक होगा, ध्यान में रखना। तो बी का वैल्यू यहाँ देखिए -4 है, एक्स को छोड़ करके, तो -4 का हो जाएगा बी स्क्वायर, -4 का स्क्वायर -4 तो 4, ए का वैल्यू आपका 2 है, एक्स को छोड़ के गुना सी का वैल्यू 3 है, तो हल कीजिए भाई, तो -4 का स्क्वायर जाएगा 16 और 3 दूना 6, 6 चौक हो जाएगा 24, तो हो जाएगा -24 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया -24, अब -24 16 4 20 4 24 यानी बचेगा 8 बचेगा, तो ये 8 जो बचा 8 जो आंसर बचा ये माइनस में बचा, ठीक है, तो माइनस में है तो हम क्या बोल सकते हैं अवास्तविक यानी वास्तविक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, वास्तविक नहीं है। यहाँ पे देखिए बी में तो वास्तविक और समान ये तो होगा नहीं, यहाँ वास्तविक और असमान, असमान का मतलब यहाँ पे क्या होगा भिन्न भिन्न अलग अलग आंसर निकल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी निकल सकता है, लेकिन माइनस जैसे आया तो अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब था वास्तविक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 9 का करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 10 नंबर, तो कहता है निम्नलिखित में से इतना को जो कि हल करके एक ही मूल्य बताना है, 2 को हालांकि निकलेगा क्योंकि स्क्वायर है तो 2 आंसर निकलेगा, हमें एक आंसर बताना है। चलिए इसको भी बताता हूँ, तो इसको मैंने बताया था करने का लिए जो कि एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि आपका बड़ा प्रोसेस में बताया था।
कि भाई गुणनखंड विधि अप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर लूँगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू लास्ट की जगह तो दो को इस खंड में तोड़िए, दो को इस खंड में तोड़िए कि जोड़ने या घटाने के बाद 3 हो जाए, ठीक है। वो कौन टेबल में 2 है, बोलिएगा सर जी 1 और 2 में, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेता। तो 1 और 2 जोड़ते तो क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा था, यही आपका करेक्ट हो गया। तो हमें पुराना -3, तो दोनों में माइनस दे दीजिए, कहानी खत्म। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, यहाँ के अनुसार से जो भी चीज़ आता भाई ये हट जाए, ये हट जाए, ये देखिए क्या आ जाएगा, हटा देते पहले। यहाँ पे मैंने तोड़ा था 1 और 2, ये माइनस पुराना, तो माइनस माइनस दे दिया। एक्स स्क्वायर के स्थान पे जो भी रहता है उससे भाग दे देते हैं। हालांकि यहाँ पे एक्स सिर्फ ओनली एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2 3 एक्स स्क्वायर 4 एक्स जो भी रहता है उसको भाग देते हैं। यहाँ ओनली एक्स स्क्वायर है, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना, बस जो माइनस उसको प्लस बना देना, जो प्लस है उसको माइनस बना देना, आंसर दे देना। यानी दोनों माइनस है तो दोनों प्लस बना के आंसर दिया, तो इन दोनों में से एक ही आंसर आपका दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में +2, तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। आप लंबा प्रोसेस भी आ सकते हैं, इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो इजी लगा मुझे वो बताए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो इसको ऑब्जेक्टिव के नजरिए से ही देखना है ना। कहता निम्नलिखित में से किसका गुणनफल जो एक परिमेय संख्या, कहता है कि दोनों को जो ऑप्शन दिया गया, ये तो ऑप्शन मेथड से चलेंगे, तो दोनों को गुना करने पर जो कि परिमेय संख्या आना चाहिए, यानी कि रूट से बाहर आना चाहिए। तो ये में तो 3 5 15 15 बाहर नहीं आ रहा है, 7 9 63 भी बाहर नहीं आ रहा है ना। सी की बात करो 16, रूट के अंदर 16 16 बाहर आ रहा है 4, तो यही आपका राइट आंसर हो जाए। 4 इसके नीचे कुछ 1, तो P/Q लिखे, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कहते निम्नलिखित में कौन जो 154 का अभाज्य गुणनखंड है। चलिए 154 को अभाज्य गुणनखंड बनाना, तो आपको जिसको भी अभाज्य की बात आए तो ऐसे आपको कर लेना, ठीक है। 2 से खिलाएगा 2 7 14, एक बचा, एक इधर सट जाएगा 14, 2 7 14 हो जाएगा। फिर अभी ये खा जाएगा 7 से खा जाएगा, 7 का 7, यानी कि 2 × 7 × 11, तो 2 × 7 × 11 देखिए आंसर किस में, ऑप्शन देखिए सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते। चलिए 13वां नंबर की बात करूँ, कहता निम्नलिखित में कौन जो एक घातीय बहुपद, देखिए यहाँ पे एक घातीय समीकरण पूछा गया, एग्जाम में 2 घातीय समीकरण पूछे, 3 घातीय समीकरण पूछे, जो भी पूछे, लेकिन ये को पूछेगा, इसलिए आपके लिए VBI है, ध्यान में रखना। एक घातीय है तो एग्जाम हॉल में 2 घातीय 3 घातीय है ना, ये सब पूछ सकता है। एक बात माइंड में सेट कर लीजिए, तो इसको बताना एक घातीय, जिसका घात 1 होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन देखिए ए की बात कर ले तो यहाँ x है, घात हालांकि 1 है और ये पर में भी x है, तो ये पास जाएगा तो एक्स कट जाएगा, तो ये कोई घातीय नहीं बना। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये भी ये देखिए एक्स स्क्वायर कट गया, बचा सिर्फ 4x, यानी यही एक घात है, ठीक है। बाकी बात डी में आपका 2 घात है, सी में भी 2 घात है ना। तो राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन मेथड से भी आपको बनाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है ना जो कि सवाल से तो पता नहीं चलेगा, तो ऑप्शन ए से चलेगा, तो ऑप्शन मेथड आपको हल करना, ठीक है। चलिए 14 नंबर का था निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, यहाँ भी चेक करना द्विघात समीकरण है, देखिए यहाँ पूछ जाए वहाँ पे घातीय समीकरण या द्विघातीय समीकरण, मोस्ट VBI भाई जैसे चाहिए वैसे आपको ये भेजा में ऐड करना है, ठीक है। हालांकि मैं बताते हुए आऊँगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा। तो जब भी द्विघातीय समीकरण चेक करना है तो घात 2 को देखना, त्रिघातीय चेक करना है, 3 घात चेक फॉलो करना है, और घात हमेशा प्लस में रहता है, ध्यान में रखना। माइनस रहेगा तो कोई घातीय बहुपद नहीं होगा, रूट के अंदर रहेगा तो कोई घातीय बहुपद नहीं रहेगा, और XY अगर भिन्न में रहेगा तो वो भी कोई घातीय बहुपद नहीं होगा। माइंड में सेट कर लीजिए, जैसे कि मान लेते हैं 1/x, तो कोई घात नहीं है इसका, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना, भिन्न वाला रहे तो वो कोई घात नहीं होगा, रूट वाला भी नहीं था। यहाँ पे देखिए द्विघात है तो 2 घात होना चाहिए, यहाँ x × x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी x × x करेंगे तो x स्क्वायर, तो दोनों साइड का x स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कहानी गया, यानी कि आपका ये द्विघातीय बहुपद नहीं, क्योंकि x स्क्वायर तो बच ही नहीं रहा, ठीक है। ये काय बार बार आ रहा है भाई। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए ये भी x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर पर में दोनों कट जाएगा तो गया, द्विघातीय बहुपद नहीं बना। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर है और बाकी बात है पर में कुछ नहीं है, तो यही आपका द्विघातीय बहुपद होगा, ऑप्शन नंबर सी। बोलिएगा सर जी डी का हुआ, तो डी में देखिए भिन्न में x आ गया, इसलिए डी नहीं हुआ, हमने उसको बताया था, ठीक है। क्योंकि इसको चेंज कीजिएगा ना तो x पर पावर -1 होता है, फॉर्मूला आता है ना, x पर पावर a पर पावर -m बराबर फॉर्मूला होता है a/a पर पावर m। तो जो भिन्न में है उसको हम इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, तो माइनस वाला घात बहुपद नहीं कहलाता, ये आप 8वें में पढ़े होंगे घातांक करनी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है यदि समीकरण इतना के मूल्य बराबर हो तो के का मान, देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, बराबर है तो के का मान ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करने के लिए वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डी बराबर b² - 4ac यूज कर लेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा। बी की बात करें तो -3 के है, एक्स को छोड़ के लिखना, तो -3 के लिख दिया, इस पर स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दिया, -4 तो 4, ए की बात कर लेता हूँ तो एक आपका 4 है तो 4 लिख लिया, इंटू सी की बात कर लेता हूँ 1 तो 1 लिख लिया, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, के का
स्क्वायर के बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4, 4 गुना 4 16, तो हो जाएगा 16, मूल बराबर है तो यहाँ डी के स्थान पर मैं 0 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये 9 के स्क्वायर है पट्टी जाएगा तो माइनस 9 के स्क्वायर हो जाएगा, और पट्टी बचेगा माइनस 16, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 9 पट्टी जाएगा तो के स्क्वायर बराबर बचेगा 16/9 बचेगा, और स्क्वायर पट्टी जाएगा तो के बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 16/9, 16 का बार हो जाएगा 4 और 9 का बार हो जाएगा 3, लेकिन ये स्क्वायर में है तो इसलिए प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस 4/√3, तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें, तो राइट आंसर प्लस माइनस 4/3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 2 एवं गुणनफल -15 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। द्विघात बहुपद बनाना तो उसके लिए फॉर्मूला आता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आता है। क्लियर है। तो x² माइनस तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये आपका योग दिया गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया गया 2x, तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया -15, क्योंकि गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा होता है। अब हल कीजिएगा तो x² माइनस हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, तो ये आंसर होगा x² माइनस 2x माइनस 15, तो x² माइनस 2x माइनस 15 दिखे, तो आपका राइट आंसर दिखा x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन नंबर डी दिखा आपका मैच कर रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 17 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी नहीं, भाई यहाँ पे एपी नहीं है, ये खोजना। ठीक है, तो जिसका अंतर समान है वो एपी है, तो और मैंने पहले बताया था कि स्क्वायर वाला एपी तो समझे नहीं रहता, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है ना यही करेक्ट हो जाए 20। चेक करने की बात करूँ तो 12 में 4 जोड़ेगा 16, 16 में 4 जोड़ेगा 20, अंतर समान है तो होगा। यहाँ भी 1 ए में 2 ए जोड़िएगा 3 है, 3 ए में भी फिर इससे 2 ए जोड़िएगा 5, यानी कि अंतर हमेशा समान, इसमें भी अंतर समान है, तो इसलिए राइट आंसर बी करेक्ट हो, ये आपका 17 का क्या बी हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर की बात करूँ। कहता भाई इसका सार्वंतर ज्ञात करे। ठीक है, इतना का सार्वंतर का मतलब था डी ज्ञात करे, कोई दिक्कत नहीं। डी बराबर फॉर्मूला होता है क्या चीज़ भाई, a2 माइनस a1 होता है यहाँ पे एपी में। ठीक है, a2 की बात करें तो √8 को मैं भाई कह सकता हूँ रूट अंदर 4 गुना 2 कह सकता हूँ, और 4 का 12 2 कह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ 2√2 माइनस a1 की बात करूँ तो यह है आपका √2, तो 2 आम में से एक आम चले गया तो बचा कितना आम भाई, एक आम बचा, आम ही तो एक ही आम है ना, तो √2 को आम बोले थे √2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा √2। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। तो कहता है कि यदि x + 2 और 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं, x का वैल्यू एपी में है, तो भाई यहाँ पे 3 को पद दिया गया, तो इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जब भी 3 को दिया रहे और एपी पूछे तो आपको करना क्या है। ठीक है, ये x का वैल्यू पूछा गया ना, समांतर श्रेणी एपी में है तो x का वैल्यू, यानी ऐसे पूछे तो आपको करना कुछ नहीं, डी बराबर फॉर्मूला लगाना a2 माइनस a1, एक डी बराबर और लगाना a3 माइनस a2, ये दोनों डी ए बराबर फॉर्मूला, इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाए। अब बैठाइए a2 की बात करूँ तो आपका 3x है, तो यहाँ पर लिख दिया 3x माइनस a1 की बात करूँ तो x + 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया x + 2 लिख दिया। ठीक है, और बराबर x3 की बात करूं तो x3 आपका भाई 4x + 1 है, माइनस a2 की बात करूं तो a2 आपका 3x, तो यहाँ पे लिख लिया 3x। अब ध्यान से देखिए 3x तो 3x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा x और माइनस प्लस हो जाएगा -2, बराबर हो जाएगा 4x + 1 माइनस 3x। क्लियर है, -3x। अब ध्यान से देखिए, यह समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, ये 3x है और 3x में एक x ज्ञात बचा 2x। ठीक है, ये 2x प्लस में बचा, और आपका यहाँ 4x है प्लस और -3x, 4x में से 3x घटेगा बचे 1x, और 1x है पट्टी आ जाएगा घट जाएगा, तो 2x में 1x घट जाएगा बचेगा x, तो डायरेक्ट x बोल दी हूँ। और यहाँ -2 है, ये +1 है, ये -2 है पट्टी जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 2 और 1 हो जाएगा 3, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 3। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे की बात कर लेता हूँ। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता भाई इसको जो है कि हल करके आंसर बता दो, बिल्कुल चिंता करना नहीं, आंसर बताना। तो बोले tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है 1/√3, तो 1/√3 इंटू sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2 तो 2 इंटू cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है भाई, आपका cot 60 डिग्री का वैल्यू बता दो तो 1/√3, तो 1/√3 होगा इंटू cosec 30 डिग्री का वैल्यू बताऊँ तो cosec 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो यानी साइन का उल्टा होता है, तो हो जाएगा 2। क्लियर है, तो ये 2 कट जाएगा, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, √3 × √3 हो जाएगा 3, यानी 1/3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, 20 का हो गया बी। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 21 नंबर का आता है कि एपी है ना, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, ये वाला बीबीआई है आपके लिए, 2 मार्क्स भी पूछ सकता है और 1 मार्क्स भी, और ये आएगा ही आएगा, ध्यान में रखना। हो सकता है आपका ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आ जाए तो 3 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छी प्रकार से अध्ययन कर लीजिए। तो मैं इसको बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरह से ही खींचूंगा इसको, है ना।
तो ऑब्जेक्टिव तरह से खींचूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये 10वां पद पूछा ना, तो डायरेक्ट ए 10 बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए 10 बराबर फॉर्मूला आता है ए प्लस इससे 1 डी कम तो हो जाएगा 9 डी। यदि हमें 11वां पद बोले 12वां पद बोले तो 12वां पद बोलता है 12 बराबर इससे 1 डी कम, यानी 11 डी लेते हैं। ये 13वां पद बोलता है तो यहाँ पे 12 डी होता है, ठीक, यानी एक एक कम लूंगा। जो भी पूछेगा ये फॉर्मूला लगा देना, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 9 डी होगा। अब बोले ए की बात करूँ तो ये हो जाए 10 और प्लस 9, तो 9 डी की बात करूँ A2 माइनस A1 होता है। A2 आपका 7 है, 7 में से ये 10 गया तो -3 बचेगा, तो -3 तो 9 27, यानी -27 में से 10 चल गया तो बचेगा -17 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात, हाँ अच्छा, इसको प्रश्न को आप इस प्रकार से बना सकते हैं, an बराबर फॉर्मूला बना सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन उससे इजी था ये, आपको ये वाला सेट होता है तो ये वाला अलग रखिए, n के स्थान में बस 10 रख देना, बाकी बात जो है वो आप यूज कर लीजिए, आपका निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात बुक कर लेता हूँ। 22 नंबर प्रश्न देखिए, कदा समांतर श्रेणी इतना ना डॉट का कौन सा पद जो है कि 47 है, तो कौन सा पद 47 है ये हमको बताना है। यहाँ पे पद पूछ दिया गया, यानी कि यहाँ पे ए एन बराबर फॉर्मूला की बात करूँ तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। ये भाई हट जा ये क्या आ जाता है बार। चलिए यहाँ पे फिर से लिख देता, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। ये 47 जो दिया गया, ये एन का वैल्यू दिया गया 47, वहाँ पद रहेगा तब आपका एन का वैल्यू रहता है, ठीक है। तो 47 बराबर ए का बात करो 2 हो गया, प्लस एन की बात को एन ए निकालना है, कौन सा पद, एन पद कहलाता है। जैसे A1 लिखे ना, ये प्रथम पद और ये 1 जो है ना एन का वैल्यू, उसी प्रकार से ये बोला कम्मा पद में ये 47 आंसर आएगा। एन माइनस 1 इंटू डी की बात करूँ A2 माइनस A1 की जगह तो 7 में से 2 घटाएगा तो -5 बचेगा, ठीक है, क्योंकि A2 माइनस A1 7 में से 2 गएगा तो बचेगा आपका 5 बचेगा, ओनली 5 बचेगा। क्लियर है। प्लस में बचेगा भाई डी, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। अब बोले 47 में 2 पट्टी घट जाएगा तो बचेगा 45 है, 45 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 9 बचे 45, 9 बार में 1 माइनस है पट्टी प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल 10 राइट हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा प्लस 10। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे 10 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए किस कैटेगरी का पूछता है, दिमाग देखिए भाई, यहाँ पे 10वां पद पूछा और यहाँ पे राइट आंसर 10 दे दिया गया है ना, 47वां पद, तो ये सब दिमाग देखिए आदमी को फंसा देने वाला, लेकिन आपको अटकना नहीं, जो पूछे वो बनाने। यहाँ पे देखिए इस कैटेगरी का भी क्वेश्चन आने की संभावना है भाई, क्योंकि देखिए ये वही जो कि आपका ना जारी किया है ना, तो देखिए कहता प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। चलिए भाई योग के लिए आप रेडी हो जाइए, आपका जो कि लघुत्तरी प्रश्न भी इसमें से आपको पूछेगा, ठीक है। योग में तो योग बराबर फॉर्मूला लिख लेता हूँ, एन बराबर फॉर्मूला आता है n/2 इंटू भाई ये आप हमेशा आ जाते हैं ना, बबरेट कर जाता है। चलिए यहाँ पे लिख लेता फिर से, एन बराबर होता है n/2 इंटू, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये साथियों आपको याद होना चाहिए सब फॉर्मूला, योग का मतलब होता है Sn, ठीक है। तो बोले n की बात करूँ तो प्रथम बोला 10 विषम प्राकृतिक संख्या, तो पहला से स्टार्ट करिए 1 विषम संख्या शुरू से 1 3 5 यानी 2 बढ़ते जाएगा, सब विषम संख्या होगा, ठीक है। तो हमें ज्ञात है n का वैल्यू चाहिए, तो n तो ज्ञात योग यानी कि टोटल जोड़ करके, और n का वैल्यू आपका 10 दिया गया, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 10/2 इंटू 2 इंटू ए का बात कर लेता हूँ, ए है आपका 1 प्लस एन की बात कर लेता हूँ 10 माइनस 1 इंटू डी की बात कर लेता हूँ, तो बाहर कितना रहा 2 2, तो डी भी आपका क्या हो जाएगा 2 भी हो जाएगा ना, अंतर की बात करें 2 माइनस 1 तो 2 का ही आ जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 5, ये हो गया 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अंतर में 2 और 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 गुना 2 कर दिया 18, 18 में 2 जोड़ दिया, डायरेक्ट में 20 बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 20 गुना 5 तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आगे बढ़ लेता हूँ। अच्छा इसको और थोड़ा सा शॉर्ट में बनाने का प्रयास करूँ क्या, तो यहाँ पे देखिए अगर बनाऊँ तो 10 विषम प्राकृतिक संख्या ना, तो 10 को लीजिएगा, चलिए इसको 10 को लीजिएगा तो ये हो जाएगा ना, यानी कि लास्ट में हो जाएगा 19 पद, 19 हो जाएगा 10वां नंबर पे, यानी 1 फिर 2 ये 2 जोड़ते जाइएगा तो हो जाएगा 3 5 7 डॉट इसी पर 10 पद लीजिएगा तो 19 हो जाएगा, तो 19 आपका हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट अब बन जाएगा भाई, क्योंकि डायरेक्ट अब बन जाएगा, क्योंकि भाई एन का
डायरेक्ट जब n पता रहता है, ये n का वैल्यू हो जाएगा 19। देखिए आपको अच्छा लगेगा तो बनाइएगा, नहीं तो वैसे बना, ठीक है। हालांकि मैं बताता हूँ कि एक फॉर्मूला आता है एस एन बराबर होता है ए एन प्लस ए, ठीक है, या ए प्लस ए एन होता है, क्लियर है, ए प्लस ए एन, लेकिन यहाँ पे होगा n/2, ठीक है, n/2 ए प्लस ए एन, ये होता है। अब देखिए एन का वैल्यू आपका 10 है, 2 है, ए का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस एन, ए एन का वैल्यू क्या आ जाएगा 19 हो जाएगा, क्योंकि 1 ये 19, ठीक है, ये हो जाएगा 5 है, 19 1 20, 20 5 100, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, आपका जैसे मर्जी हो वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा नहीं बराबर लगाइए तो ठीक रहेगा। ये 19 आपका कहाँ से निकालिएगा, ठीक है, इसलिए अटक जाइएगा, तो ये छोड़ दीजिए। देखिए 24 नंबर देखिए, कहता कि यदि किसी समांतर श्रेणी में अन्वय पद टी एन बराबर 2n + 5 और t4 बराबर क्या, तो देखिए मैं बनाता हूँ। ये 4 जो है ना, ये n का वैल्यू ध्यान में रखना, t4 हमने पहले बताया था, यहाँ a या 1 देंगे तो ये n का वैल्यू 1 है, तो t दिया 4 दिया तो यहाँ n का वैल्यू 4 है, तो बस ये हल कीजिए। तो t n का स्थान पर रख दीजिए 4 और इक्वल 2 × n का स्थान पर लगे 4 + 5, तो हो जाएगा 4 5 4 दूना 8 8 5 13 हो जाएगा, तो t4 का वैल्यू 13, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता पी एक्स बराबर इतना को कहता है कि भाग दीजिए तो घात क्या होगा, तो भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं, x पर पावर 5 + 1 बटा x पर +1, तो ये वाला आपको भूल जाना है, ठीक है। और भाई ये आपका घात पूछा गया, तो जब भाग में रहता है, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, a पर पावर m भागा a पर पावर n रहता है, तो a पर पावर m - n होता है, यानी कि पावर घट जाता है। तो यहाँ का भी पावर अगर मैं घटा दूँ तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो x पर पावर कितना है, x पर पावर 5 है, यहाँ पर पावर कुछ नहीं 1 है, तो 5 में से 1 घटेगा 4, यानी कि घात हो जाएगा 4, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव का हैंडल आप कर सकते हैं फटाक से, क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब भाई, यहाँ जो x + 1 से भाग दिया तो ये एक अक्स है या 5 अक्स है, तो 5 अक्स में 1 अक्स घट जाएगा तो 4 अक्स यानी वही रहेगा, ठीक है। इतना सा सिंपल सा माइंड में सेट कर दीजिएगा, तो ऑप्शन आपका 4 आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर बी होगा, क्लियर है, ध्यान में रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 26 नंबर कहते यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक -3 हो तो निम्नलिखित में से कौन जो कि पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत नहीं, पी एक्स का एक गुणनखंड कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन तो दिया गया ना, आप ध्यान से देखिए, एक आंसर निकाला तो मैं कह नहीं सकता x बराबर -3 निकाला होगा आंसर, किसी ना किसी का वैल्यू आएगा ना, तो मैं बोल सकता x का वैल्यू ये आएगा। अब माइनस को इधर भेज दीजिएगा तो x + 3 आ गया ना राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से देखिए पूछा गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 27 नंबर कहते इतना तक का एक हल है, यानी कि इसको हल करके आंसर बताना है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आंसर आप इसको क्या करिए ना, ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन मेथड यूज कर लीजिए। अगर मैं ऑप्शन उठाऊं, अगर चले भाई ए बी सी डी, हमें इस एक्स और वाई का स्थान पर रख करके बैलेंस 7 करना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे अगर माइनस छो उठाऊँ तो छो दूना हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा 12 और वाई का स्थान पे 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया तो 5 × 1 5, तो 5 घट जाएगा, ये 5 माइनस ये जुट जाएगा ना, ये -12 - 5 जुट जाएगा, 7 नहीं पूरा है। तो बी में भी नहीं है पूरेगा, सी में भी नहीं है पूरे, क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू है। अब यहाँ पे डी में दिखे पूरे जाएगा, क्यों भाई, एक्स का स्थान पे छो रखे तो 2 एक्स का स्थान छो, अब माइनस है 5 तो 5 वाई का स्थान पर 1 रखे, ठीक है 1, तो छो दूना हो जाएगा 12 माइनस हो जाएगा 5 हो जाएगा 7, ये वही 7 है, इसको हल किया तो 7 आ गया, और यहाँ दिखे और इसको भी ये पर में भी 7 है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन में डी थी। यहाँ पे आपको ऑप्शन से भी हल करने के लिए प्रश्न आना चाहिए, कुछ ऐसा प्रश्न रहता है जो कैसे हल नहीं होता, ऑप्शन से हल होता है, ठीक है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है कि बिंदु x बराबर 4 का जो है कि आलेख होगा। अब x का कहता है 4 आलेख का मतलब था आपका ग्राफ, ठीक है, ग्राफ चार्ट पेपर निकालने के लिए हम भाई कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो, बहुत सारा कुछ भी आ सकता है, ये ध्यान में रखना, ये फिक्स नहीं है। और यहाँ पे आंसर की बात करो, x के स्थान पे यहाँ भी 4 है, y का 0 दे दे, कोई दिक्कत, x का 4 है y का वैल्यू 3 दे दे, कोई दिक्कत है, x का 4 है y का भी 4 है, कोई दिक्कत है, इनमें से सभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। x का वैल्यू 4 है तो y मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे, तो नेक्स्ट प्रश्न भाई देखिए, यहाँ पे आपका 29 नंबर है ना। तो कहता है कि समांतर श्रेणी इतना के लिए ये a 20 - a 10 का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको बनाता हूँ। तो a 20 - a आपका दिया गया 10, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला लगाए, a 20 का फार्मूला a + 1d कम, तो यानी 19d हो जाएगा, माइनस a 10 का फार्मूला a + 1d कम, यानी हो जाएगा 9d हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ब्रैकेट के अंदर आ जाए। अब इसको हल कीजिए, a + 19d
और माइनस ए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 9d। अब माइनस ए प्लस ए गया 19d में से 9d गया तो बचा 10d। अब 10 तो 10d का वैल्यू निकाले a2 माइनस a1 यानी 6 में से 2 गया 4। ठीक है, 10 सौ के 40 तो राइट आंसर हो जाएगा 40। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, 29 का बी करेक्ट हो गया। क्लियर है, चलिए इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात करूँ, कहता समीकरणों इतना है ना, कहता है समीकरणों इतना बराबर 8 तथा इतना इतना आलेख ऐसी दो रेखाएं होंगी जो क्या होगी भाई, संपाती समांतर या परस्पर एक बिंदु को प्रतिच्छेद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर लाना है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लेता हूँ। तो a1/a2 कीजिए, ये वाला हमने बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। चेक करना है, पहले a1/a2 कीजिए, a1 5 है, a2 आपका 3 है। ठीक है, बराबर b1 की बात करूँ -15 XY को छोड़ के लिखना है। ठीक है, और c1 की बात करूँ तो b2 की बात करूँ -9 है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, माइनस माइनस गया 3 3 9 3 5 15 यानी 5/3 इधर भी 5/3 इधर। और चेक कीजिए c1 की बात करूँ 8 है, और आपका भाई c2 की बात करूँ 24/5 है, तो ये भी बटे में लिखेंगे 24/5, तो ये पलटी मारेगा। तो डायरेक्ट मैं पलट देता हूँ, 24/5 ना करके 5/24 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका पलट गया है ना। आपका 3 8 से 8 8 8 8 24 यानी 5/3 यानी सब घर बैलेंस में। जब सब घर बैलेंस रहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका होता है अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, संपाती है और क्या है, संगत है। तो आंसर देख लीजिए, इनमें से तीनों में से एक देगा। यहाँ देखिए संपाती दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, ये सारा चीज हमने पहले आपको बतला दिया। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहते यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये दिया गया तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात। ये भाई हमने तो इसको बहुत अच्छा तरीका से बताया था, हमने पहले बताया था जब भी क्षेत्रफल पूछता है तो ये आपका 49/81 दिया गया। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में रहता है, तो ये क्षेत्रफल पूछा गया, हमें भुजा चाहिए, तो यानी इससे छोटा आंसर आना है। क्षेत्रफल बड़ा रहता है स्क्वायर में, भुजा स्क्वायर में नहीं रहता है, यानी कि ये आपका स्क्वायर में, इसका आंसर छोटा कीजिए। ठीक है, क्या होगा, छोटा आएगा। बस भुजा पूछे तो हमेशा टोपी पहनाना, ये हमने बताया था, जब जब भुजा पूछे किसी भी चीज़ का टोपी पहना दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 7/81 का आ जाएगा 9। ठीक है, तो 7/9 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49 और 9 81 12 आ जाएगा। ठीक है, ये बी। चलिए 32 नंबर की बात करो तो कहता है दो समरूप त्रिभुजों के भुजा का रेशियो दिया गया क्षेत्रफल। अब भाई भुजा दिया गया, क्षेत्रफल पूछ दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं, भुजा 4 और 5, क्षेत्रफल पूछ होगा बड़ा होगा, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ज़्यादा करने के लिए स्क्वायर कर दीजिए ना, जब भी क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर, भुजा पूछे टोपी बनाना था। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ 33 नंबर, कहते एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेमी और 32 सेमी है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए समचतुर्भुज है, तो यानी कि फिगर अगर मैं बनाने का प्रयास करूँ तो इस प्रकार से, ठीक है, समचतुर्भुज के विकर्ण 24। चलिए अगर मैं यहाँ पे विकर्ण बना दूँ तो इस प्रकार से दोनों का विकर्ण दिया गया, एक 24 है, तो ये भाई यहाँ पे आपका केंद्र होगा, तो ये त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या, यानी दो त्रिज्या मिलकर के व्यास, तो व्यास आपका विकर्ण कहलाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 24 का आधा यदि मैं 12 कर दूँ तो ये भी 12 कर दूँ, या 12 12 24 हो जाएगा, तो यानी कि आपका व्यास हो जाएगा, यानी कि आपका विकर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार इधर 16 ये 16 कर सकता है, तो टोटल विकर्ण आधा आधा बांट सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रत्येक भुजा, हमसे ये वाला भुजा पूछा गया, तो कोई दिक्कत नहीं भाई, भुजा ही बताऊंगा। ठीक है, तो ये भुजा पूछा गया तो ये चीज़ मैं बताऊंगा, ये भुजा कोई साइड निकालिए, समचतुर्भुज है ना, समान होगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई यहाँ पे आपका जो है केंद्र के पास 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब 90 डिग्री का एंगल बने, अगर मैं ये साइड का निकालूँ तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए, इस प्रकार से हमने फिगर आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है। तो कर्ण निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला था लंब स्क्वायर ने 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 144 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कर दीजिएगा 256 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी इन दोनों को जोड़िएगा, प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो जो 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4, यानी टोटल 4 हो गया। कर्ण स्क्वायर है, यानी एच स्क्वायर और पट्टी आएगा, टोपी बना दे, बस कोई दिक्कत नहीं, 400 का निकल जाएगा 20, तो राइट आंसर हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप भली बातें पहले से जानते होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए 34 नंबर, इसको हल कीजिए। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू पहले बोलिए, उसके बाद स्क्वायर है। tan 30 वैल्यू होता है 1/√3 होता है, और स्क्वायर है तो सब पर स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कोट 60 डिग्री का वैल्यू
की बात करें तो 1/√3 ये होता है ना, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए तो 1/3 प्लस 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की जगह तो √3 रूट कट जाएगा, ठीक है, ओनली हो जाएगा 3। अब एलसीएम लीजिएगा 3 तो 3 हो जाएगा, ये आपका जुट जाएगा, एक एक जुट, यानी कि 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 देखिए आपका राइट आंसर को होगा ऑप्शन नंबर देखिए बी मैच कर रहा है, तो बी हो जाएगा 34 का। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 35 नंबर देखिए आपका यहाँ पे दिया गया है ना। तो कहता है कि त्रिभुज ABC तथा DEF में इतना तो दोनों त्रिभुज समरूप हो तो ये कौन आंसर से हो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ, बिना फिगर ड्रॉप किए डायरेक्ट मैं बता सकता हूँ, इतना मेरे पास क्षमता है कि मैं बता सकता हूँ, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बोलिएगा क्या फिगर बता दूँ या बना के या ऐसे बता दूँ। तो चलिए एक बार ऐसे बताते, चलिए पहले फिगर से बताते, ठीक है। ये आपका त्रिभुज ABC है, चलिए यहाँ पे लिख देता है त्रिभुज ABC। एक बार फिगर बना के बताता हूँ, एक बार ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। ये ABC नाम दे देता ABC और एक नाम दे देता ये आपका DEF, ठीक है, DEF दे दिया नाम। आपसे देखिए आपसे करना क्या, देखिए समझिए। यहाँ पे AB को जितना पावर है ना उतना पावर बोला AC को है, ठीक है, यानी कि AB जितना पावर है उतना पावर अगर है ये नीचे में देखो यानी DE को, यानी AB बराबर DE हो जाएगा। और यहाँ पे जितना पावर यहाँ पे AC को जितना पावर है, यानी कि ये वाला भुजा का AC भाई, ये भुजा का जितना पावर उतना है DF बराबर, यानी DF ये वाला D से F होगा ना भाई, यानी D से F होगा। तो आपसे पूछ देगा राइट आंसर कौन A बराबर कौन D होगा। अब देखिए ध्यान से, BC यहाँ पे कोई बहस नहीं है, यहाँ पे EF का कोई बहस नहीं है। तो कहानी तो यहाँ तो भाई ऐसे ना खत्म हो गया। तो बचा कौन क्या भाई, कौन A बचा और कौन D बचा, यही ना। तो जो भुजा बराबर है वो तो ही है, इसके से तो हमें कुछ बस क्लियर करना है, क्योंकि इसको हम टच किए हैं क्या, ये BC भुजा को टच किए हैं, इधर ये F को भुजा को टच किए नहीं किए। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कौन A बराबर कौन D हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। बोलेगा सर जी चलिए अब फिगर से तो मैं समझ गया, अब बिना फिगर से बताए। चलिए अब बिना फिगर से, अब यहाँ पे देखिए आपके सामने भाई ये आपका दे दिया गया, ये आपका दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे करता है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कॉमन क्या आ रहा है, तो जो कॉमन आएगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए इस घर में भी A है, इस घर में भी A है, 2 A है तो एक कॉमन आ जाता है, ठीक है। कॉमन यानी कौन A कह सकते हैं। यहाँ नीचे में देखिए एक D है एक D है, 2 D है तो एक D कॉमन आ जाए, दोनों बराबर। तो राइट आंसर आ गया कौन A बराबर कौन D। कहानी खत्म, जो कॉमन है वही आंसर है। क्लियर है कौन है। चलिए तो इस प्रकार से अब हम दोनों बता दें, आपको जो अच्छा लगे वो बना लीजिए, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। देखा था त्रिभुज ABC समरूप जो है त्रिभुज PQR है, तो क्षेत्रफल इतना ये रेशियो है इतना हो, तो BC/QR का मान क्या होगा ये बता देना। BC/QR का वैल्यू बता। अब ध्यान से देखिए क्षेत्रफल दिया गया, या दिमाग लगाना नहीं, क्षेत्रफल 121 बटा दिया गया 169। हमने आपको क्या बोला, ये आपका BC/QR आपका भुजा है, भुजा पूछा गया था, हमने बोला था आपको टोपी पहना देना, ठीक है, आंसर निकल जाए। 121 का बाहर आ जाएगा 11, 169 का बाहर आ जाएगा 13। इसको रेशियो में लिखेंगे तो 11 रेशियो क्या आ जाएगा 13 लिख देगा, तो 11 रेशियो 13 ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है। अरे भाई दिक्कत कहाँ से होना चाहिए ना, जो पूछा वही तो बोले। चलिए इसको आप हल कर दीजिएगा। कहता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है 1, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 38 नंबर प्रश्न क्या दिया। कहता है यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR कोण B बराबर 47 डिग्री, कोण R बराबर 83 डिग्री, तो कोण A का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि फिगर बनेगा तभी जो कि आपको अच्छे प्रकार से लर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABC और यहाँ लिख लेता हूँ PQR, ये मैंने यहाँ पे फिगर बना दिया, दोनों आपस में समरूप है। क्लियर। अच्छा अब दिया गया कौन B 47 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिखा 47 डिग्री। कौन R दिया गया 83 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेता 83 डिग्री, R का वैल्यू 83 डिग्री। क्लियर है। अब ध्यान हमें कौन A पूछा ये निकालना है। तो सबसे पहली बात, जब समरूप रहेगा ना, ध्यान रखना, जब समरूप रहेगा तो समरूप जब रहेगा तो आपस में कौन इक्वल होता है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये कौन जितना कौन पावर R को है उतना पावर कौन C को हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर कौन R 83 डिग्री है तो C भी हो जाएगा आपका 83 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए हमें कौन A पूछा गया, और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। क्लियर। 180 डिग्री में दो कोण आपको पता चलेगा। अगर मैं बोलूँ ये दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में घटा दूंगा तो A नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे वही कीजिए, तो जोड़े 47 और 83 को जोड़े 7 3 10 करीब 0 हो जाएगा, 4 8 4 12 1 13 हो जाएगा, यानी 130। अब 180 में 130 घटा दीजिए 50, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। बोलिए किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका A करेक्ट हो गया 50 डिग्री। ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव है भाई, इसलिए ऑब्जेक्टिव की तरह से बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की निगाह से देख रहे हैं, है ना। चलिए
देखिए यहाँ पे 39 नंबर वही कह दिया कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR में कहता है 2AB बराबर PQ तो BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो QR, यानी ये भी वही है, बस थोड़ा सा इसका बोल चाल है ना इसका अलग है, ठीक है। बाकी बात फिगर की बात करूँ तो फिगर तो सेम टू सेम बनेगा, है ना। तो समझिएगा समरूप रहेगा तो इसका पास जो कि पावर क्या कहा जाता है ये आपको जो कि माइंड में सेट कर लेना है ना, हमेशा के लिए सेट कर लेना ये माइंड में। तो ये भी आपका समरूप है। समरूप है तो कहता है कि 2AB बराबर PQ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइड में 2AB बराबर PQ, चलिए। अगर मैं बोलूँ इसके नीचे देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बोल सकता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब ध्यान से AB को है पट्टी लाइए, गुना कीजिए AB गुना 1 तो AB हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि 2/1 बराबर PQ ऊपरे में रह गया, ठीक है। और ये AB को नीचे में ला दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर गुना कीजिएगा फिर ऊपरे चल जाए। अब देखिए हमसे ये हुआ जब समरूप रहता है तो आपका यहाँ पे जो दिया गया आपका PQ, देखिए यहाँ पे PQ लिख लेता, PQ आपका कितना दिया हुआ है। अब देखिए PQ बराबर 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, है ना। AB बराबर आपका 1 है तो AB बराबर आपका 1 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए BC बराबर 8 दिया गया, क्या दिया भाई BC बराबर 8 दिया गया, है ना। और आपसे पूछा QR, तो भाई जब समरूप रहता है ना तो आपस में भुजा जो है कि समानुपाती होता है, ये आपको माइंड में सेट कर लेना, यानी गांठ बांध लेना। तो समानुपाती होता है तो मैं कह सकता हूँ कि AB का जो अनुपात समानुपाती मतलब अनुपात में, ठीक है, समान होता है। तो AB बटा मैं कह सकता हूँ PQ, ठीक है। तो AB का बात है आपका 1 है, PQ की जो वैल्यू है आपका 2 है तो 1/2 कर दे। उसी प्रकार से BC, तो BC आपका 8 है, अब बटा इधर करेंगे, देखिए ये वाला से ये वाला अनुपात के और ये वाला से ये वाला अनुपात कर लें, ठीक है। तो सामने सामने अनुपात में तो BC आपका 8 दिया गया, QR का वैल्यू तो निकालना ही है तो QR हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा तो QR बराबर हो जाएगा 8 दूना 16, तो राइट आंसर 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। चलिए 40 नंबर देख लेता हूँ, क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि त्रिभुज ABC में AD लंब BC है ना। तो कहता है AD बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर हो तो BC 14 सेंटीमीटर, तो AB का वैल्यू देखिए भाई इसमें हमें फिगर का आवश्यकता पड़ रहा है तो फिगर आपको बना लेना, क्योंकि फिगर जब तक नहीं बनाइएगा तब तक आपका जो कि माइंड में अटेगा नहीं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे बना लिया फिगर, यहाँ पे फिगर का नाम दे देता A है, B है और C है ना। जिसमें कहता है AD लंब BC, यानी कि यहाँ पे एक लंब है D, ठीक है, ये BC पर है तो BC पर लंब दे दिया। कहता है AD का बराबर DC है, कहता है AD को जितना पावर उतना पावर DC को है, ठीक है। तो AD बराबर DC, तो यानी कि AD का वैल्यू आपको दे दिया 8, है ना। और DC का भी वैल्यू 8 होगा क्योंकि दोनों आपस में बैलेंस है, ठीक है। तो और टोटल BC की बात कर दिया 14 दे देगा, तब BC भाई आपको 14 दे देगा। तो मैं कह सकता हूँ टोटल 14 है, 14 में से D से C 8 है तो D से B का तक 6 होगा, तभी तो दोनों जोड़िएगा तो 14 होगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ, ये आप लोग को भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पूछा गया AB, अब ध्यान से देखिए भाई AB पूछा गया, नहीं ये वाला लकीर पूछा गया। और आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और 90 डिग्री सामने वाले भुजा कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब है 8 का स्क्वायर कर देता 64, आधार का स्क्वायर कर देता 6 का स्क्वायर कर देता 36, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लिया तो क्या होगा 100, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो जो दोनों 100 हो गया। और कर्ण स्क्वायर जो है ये H स्क्वायर जो है, कर्ण को H स्क्वायर से बोलते, स्क्वायर है पट्टी जाएगा तो रूट के अंदर यानी कि टोपी पहना देना, बाहर आ जाएगा आपका 10, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके हमने 10 आंसर ला लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर जो का अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तब देखिए ध्यान से देखिए भाई, आपको जो प्रश्न हौला लेके वो प्रश्न आपको जो कि फटाफट बनाना था, ये प्रश्न भी आपके लिए इजी ही है, बस समझना था। कहता है किसी वृत्त की परिधि, तो सबसे पहले वृत्त की परिधि लिख लेता हूँ, 2 पार होता है, वृत्त की परिधि लिखा। कहता है परिधि उसके व्यास से 9 अधिक है तो व्यास को बोलते हैं D, ठीक है। तो इससे व्यास से 9 ये अधिक है, हमें दोनों साइड बैलेंस करना है ना, क्या करना बैलेंस है। तो यहाँ परिधि जो है व्यास से 9 अधिक है तो परिधि 9 अधिक है, तो हमें बैलेंस करना है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये व्यास को 9 बढ़ा देते हैं तो बैलेंस हो जाएगा, बिल्कुल ये अधिक है ही है तो हमें अधिक इसको कर देते हैं तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा, तो हो गया बैलेंस। तो अब वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है तो बिल्कुल आसानी से कर लेता हूँ। देखिए 2 पाई तो 2 पाई लिख दिया, R तो R लिख दिया, तो D यानी व्यास का फॉर्मूला आता है 2R, यानी कि D बराबर होता है 2R प्लस 9 तो 9 लिख लिया, ठीक है। अब 2R को है साइड भेज दीजिए, तो इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगा 2 पार माइनस 2R बराबर हो जाएगा 9, 2R दोनों में तो 2R कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा पाई, क्या बचेगा पाई और -1 बचेगा। चलिए पाई को हम तोड़ देता हूँ पहले यहाँ पे, ठीक है। पाई का वैल्यू आता है 22/7 हो जाएगा, तो पाई का वैल्यू 22/7 -1, क्योंकि 2R तो बाहर आ गया तो इसका स्थान तो क्या बचा 1 बचा, बराबर हो जाएगा 9, क्लियर है।
अब हल कीजिए तो मैं कह सकता हूँ कि 2r बराबर इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 7 1 कैल्शियम 7 यहाँ हो जाएगा 22 माइनस 7 का 7 22 में से 7 घटा दीजिए तो 15 बच जाएगा, ऐसे ना। तो आप एलसीएम लीजिए घटा दीजिए, कोना कोने गुना करके घटाइए ना, हो जाएगा भाई चीज, यानी कि 22 का 22 और 7 का 7 22 में 7 गए थे 15/7 बराबर हो जाएगा 9। क्लियर है। अब देखिए इसको हल करते हैं तो यहाँ पे देखिए गुणम है ना तो वो ऊपर जाएगा भाग में चल जाएगा, तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा 2r बराबर 9 गुना ये पलट जाएगा। ठीक है, तो 7/15। तो इसको पहले कटा देता हूँ तो कलर चेंज करके कटाता हूँ। ठीक है, तो 3 से कटाया 3 3 9, 3 से कटाया 3 5 15। अब फाइनल की बात करूँ 21/5 और ये 2 कहाँ जाएगा भाग में चल जाएगा, तो 5 दूना 10, तो मैं बोल सकता हूँ 21/10 और 10 से भाग दीजिएगा तो 2.1 आ जाए। जितना नीचे में जीरो उतना जो कि अंक के बाद दशमलव हो जाए, एक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद दशमलव, तो डायरेक्ट आप 10 से भाग देने के मतलब एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा 2.1। तो आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर देखिए बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 42 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। कहता है 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अंतर जो कि 100 सेंटीमीटर है तथा उसकी परिधियों का अंतर जो कि 20 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न देखिए आपका थोड़ा सा माइंड से जो कि आउट हो सकता है। ठीक है, तो आपको छोड़ देना है क्योंकि 100 दे रहा है भाई, 100 में आपको क्या भारी भारी प्रश्न में टचिंग करना है, नहीं करना है ना, छोड़ देना है। जो पहले इजी लगे उसको आपको बनाना है, बाकी बात बाद में अगर मान लिया जाए 45 प्रश्न बना लिए, अब जो है कि नहीं बन रहा है, इजी प्रश्न नहीं है, तो 5 को ढूंढना है, उसमें से भी कौन हमसे बन सकता है। ठीक है, तब वो वाला टच करना है, लेकिन आपको टोटल बनाना है। चलिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसको। तो 2 वृत्त का क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया 100। चलिए मैं लिख लेता हूँ 2 वृत्त का क्षेत्रफलों का अंतर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है कि πr1 दे देता। ठीक है, तो πr1 स्क्वायर पहला और दूसरे का πr2 स्क्वायर। ठीक है, तो अंतर तो घटा इसका दिया 100 तो हमने लिखा 100। क्लियर। उसके बाद परिधियों का अंतर दिया, परिधि होता है 2πr r1, एक होता है 2π यानी कि इसी को बोलता है 2πr2 बराबर 20। क्लियर, ये हमने लिख लिया जो दिया था। अब इसको हल करना है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि पाई कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं पाई कॉमन ले लेता हूँ तो इस प्रकार से रिजल्ट आएगा पाई हो जाए यहाँ बच्चा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100। क्लियर है, इधर भी 2π कॉमन ले लेता है ना, इधर इसका यार डनार घिस देता है, इधर अलग, तो 2π कॉमन ले लूँगा तो बचेगा r1 माइनस r2 बराबर बचेगा 20। क्लियर है, ये बच गया। अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे अगर मैं ये पाई को पट्टी भेज दूँ तो बट्टा में चले जाएगा। ठीक है, तो बट्टा में भेज देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि हो सकता है जगह का कमी, चलिए जगह का कमी देखेंगे बाद में। तो r1 स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर बराबर 100 बट्टा मैं कह सकता हूँ पाई, है ना। अब यह 2 से देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, 10 बार में कटा दीजिए, नहीं भी कटाया कोई दिक्कत नहीं, और इसको भी ऊपर भेज दीजिए। तो मैं कह सकता हूँ कि इधर हो जाएगा पाई, है ना, पाई को ऊपर ना भेज दें तो इधर हो जाएगा कि r1 माइनस r2 बराबर हो जाएगा 10/पाई हो जाएगा। ठीक है, 10/पाई, पाई को नहीं किया। अब देखिए ये r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर आप पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े होंगे ना, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करना है, तभी जो कि आपका आंसर आएगा। क्लियर, चलिए करता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देता r1 प्लस r2, है ना, और इंटू r1 माइनस r2। देखिए इसका वैल्यू दे दिया गया, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ a माइनस बी के स्थान पे लिख देता हूँ क्या चीज़, ये लिख देता हूँ 10/पाई लिख दिया। अब बराबर आपका क्या 100/पाई है, तो मैं कह सकता हूँ ये पाई से ये पाई गया और ये 0 से ये 0 गया, तो r1 प्लस r2 बराबर हो जाएगा 10। और आपसे यही पूछा योग ज्ञात की त्रिज्या का, तो दोनों त्रिज्या का क्या है योग है, तो 10 आ गया। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जो कहा वही चीज़ हमने किया। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 43 नंबर प्रश्न देखिए जो कि क्या कहता है। ठीक है, तो कहता है कि यदि बिंदु इतना के बीच की दूरी 5 है तो P बराबर है। तो ये भाई आपके लिए भी आई है, इसको माइंड में सेट कीजिए, सेम टू सेम आ सकता है। ऑब्जेक्टिव बी सब्जेक्टिव बी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए हमें ज्ञात करना है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। क्लियर है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला कहता है कि रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना, प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बोला तो ये चीज़ हमने कर दिया। क्लियर है। अब वैल्यू पुट कीजिए तो पहले यहाँ देखिए आपका दूरी दिया गया 5, तो चलिए यहाँ पे लिख देता बराबर बीच का दूरी 5 दिया गया, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 5। क्लियर है। अब इसका वैल्यू को पुट कीजिए। x2 की बात करें तो पहला x1, दूसरा y1, इसमें x2, इसमें y2, ध्यान में रखना। तो x2 की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 लिखा, माइनस x1 की बात करूँ तो 5 लिखा, इस पे पावर 2 है तो 2 दे दिया, प्लस देखिए रूट के अंदर ये सब है तो रूट दे देता हूँ, प्लस y2 की बात करूँ तो y2 भाई आपका दिया गया 0, देख लीजिए तो 0 हो गया, माइनस y1 की बात करूँ तो y1 आपका p है, तो यहाँ पे लिख लिया p। ठीक है, ये अब इस पर पावर 2 तो 2 बराबर 5। अब स्क्वायर को पट्टी भेज दीजिए, तो यहाँ पे देखिए 2 में से 5 गया तो -3 बचेगा, तो -3 का स्क्वायर डायरेक्ट कर लेता हूँ 9, और यह देखिए प्लस 0p तो -p रहेगा, -p का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये रूट को पार भेज दीजिए 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 25, ये 9 को पार भेज दीजिए तो हो जाएगा आपका 9 माइनस में, क्योंकि प्रॉपर्टी 9 है ना, तो p स्क्वायर बराबर 25 हुआ ना, 5 का पावर 25 और 9 घटा और पट्टी गया तो माइनस, तो अब बोल सकते p बराबर रूट अंदर 25 में 9 गया 16, 16 का 12 का 4, लेकिन प्लस माइनस, क्यों भाई, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर के कारण 2 को आंसर आएगा। ठीक है, तो +-4 आ गया, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहते 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का है, देखिए भाई कितना इजी है, ये सब टच कीजिए ना आप। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का रेशियो ये दिया गया, पूछा त्रिज्या था, हमने आपको क्या बोला था, जब क्षेत्रफल दिया रहे, जैसे ये दिया गया ना क्षेत्रफल और त्रिज्या पूछे या भुजा पूछे तो बस आपको टोपी पहनाना है। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल भुजा तभी निकलेगा जब क्षेत्रफल दिया रहा है, भुजा तभी निकलेगा जब जो सवाल दिया गया उसमें टोपी पहना देना। अब 36 का बाद 6 आ जाएगा, 49 का बाद 7 आ जाएगा, तो 6:7 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 नंबर की बात कर लेता हूँ, तो कहता है कि 7 है ना, कहता है 7 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी जो है कि स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो कहता है ओ वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई। तो भाई इसको आप मोस्ट VBI प्रश्न में रखिए, ये प्रश्न आपको जो है कि देखने के लिए मिल जाएगा, ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिलने के चांस है, बहुत मस्ट VBI है, इसलिए जैसे हो वैसे इसको जो क्या आप कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा बनाता हूँ ये ना फिगर बना करके। चलिए मैंने एक वृत्त लिया, त्रिज्या बोला 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लिया। कहता कि एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT, चलिए बाहर में बिंदु है P है, ठीक है, बाहर में एक बिंदु लिया और ये 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे बोला T है तो T लिया, ये दिया 24 सेंटीमीटर। कहता ओ वृत्त का केंद्र है, चलिए वो केंद्र मान दिया। कहता OT की लंबाई यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ज्ञात करना, OP। ठीक है, OT की लंबाई, तो भाई यहाँ पे आपका T यहाँ पे होगा। ठीक है, ध्यान में, क्योंकि OT की लंबाई ना पूछा है, T यहाँ पे होगा और P यहाँ पे होगा, तभी जो को हो सकेगा। ठीक है, तो P बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT, अब हो गया ये हो गया PT और हमसे पूछा OT यानी यहाँ से यहाँ तक हो गया OT की लंबाई। तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, फिगर में थोड़ा बहुत यहाँ पे हो गया था, है ना, ये परफेक्ट नहीं खाया तो यहाँ पर आपका होगा T। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए जहाँ पे स्पर्श बिंदु बनता है वहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, 90 डिग्री एंगल के सामने होता है आपका कर्ण। तो बस यहाँ फार्मूला लगा लंब स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगा ना, लंब स्क्वायर बराबर सॉरी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार को B से डिनोट करता है, बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये कर्ण को K से बोल दीजिए, H से बोल दीजिए, K से बोल दीजिए, कोई दिक्कत, लंब को P से बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस पर बैठाइए तो मैं कह सकता हूँ कि लंब की बात बोले, अब 24 या 7 किसी को ले सकते हैं, 24 का स्क्वायर डायरेक्ट कर देता हूँ मैं 576। ठीक है, और प्लस आधार स्क्वायर 7 का स्क्वायर तो डायरेक्ट कर सकता हूँ कि 49। ठीक है, और H स्क्वायर तो H दोनों को जोड़िएगा 625 हो जाएगा, स्क्वायर पट्टी आएगा तो रूट अंदर आ जाएगा तो हो जाएगा 25, तो ये राइट आंसर आपका 25 ऑप्शन नंबर बी। तो भाई आपको इतना फार्मूला लगाते मत रहना, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि फार्मूला ये कर्ण स्क्वायर बराबर होगा, तो डायरेक्ट अटैक करने का प्रयास कीजिए। अगर हाँ थोड़ा बहुत अगर वीक हैं तो फार्मूला लगा लीजिए, कोई दिक्कत। देखिए मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ये हमें निकालना है कर्ण। ठीक है, तो जब भी कर्ण निकालना है तो जो दिया गया आपका नंबर है 2 को दिया गया, उन दोनों के स्क्वायर करके जोड़िएगा, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, तो यहाँ पर लिख लिया 576 प्लस और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो 49 लिख दें, बस इसको टोपी बना दीजिए, आपका राइट आंसर तो हो जाएगा 625 के बाद 25। तो इस प्रकार से आप जो अटैक कर लीजिएगा, फटाक से बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 25। नेक्स्ट
ये देखिए 46 नंबर कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात, भाई यहाँ त्रिज्या दिया गया 2:3, क्षेत्रफल पूछा तो स्क्वायर कर दीजिए। ध्यान में रखना, त्रिज्या या भुजा दिया रहे, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर लेना, क्षेत्रफल दिया रहे भुजा पूछे तो टोपी पहनाना है। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाए, 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल पूछा इसलिए स्क्वायर किया। 4:9 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि साइन 52 डिग्री माइनस कोस 38 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें तो दिमाग लगाने आपको बोले नहीं थे, हमने बोला था बस एक चीज़ फॉलो करना है कि जोड़ के 90 डिग्री होता है कि नहीं। यहाँ देखिए 90 डिग्री हो रहा है, और जैसे 90 डिग्री हो रहा है तो भाग में रहता है तो हम बोले तो 1 आंसर आएगा, और घटा में रहता है तो आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहले बता दिया कैसे आएगा, क्योंकि इसको बदलिएगा तो फिर यही वाला आएगा, फिर घटिए जाएगा सेम सेम होकर के, इसलिए डायरेक्ट आप 0 मार दीजिए, आपका जो टाइम का बचत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 48 नंबर कहता है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दूर वृत्त की थी। यानी अभी तुरंत हमने ऐसा बताया। ठीक है, शायद 45 नंबर में बताया। ठीक है, तो वही है, 48 भी वही है। तो देखिए एक फिगर का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने एक फिगर ले लिया। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज कर लेता। कहता केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P, चलिए यहाँ पे केंद्र है ना, ये केंद्र से 13 सेंटीमीटर स्थित बिंदु P, चलिए 13 सेंटीमीटर दूर कर लिया। खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। कहता स्पर्श रेखा की लंबाई, ये आपका स्पर्श रेखा होगा, ये स्पर्श रेखा हो गया, इसका लंबाई 12 सेंटीमीटर। कहता वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये वाला चीज़ पूछ दिया गया। अब भाई यहाँ पे आप अपने मन से नाम कुछ भी दे दीजिए। तो मान लेता है ये A है, ये P है, तो इसको T, इसको O दे दिया। अब बताया हमें ज्ञात करना त्रिज्या। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी जस्ट आपको क्या बताया, यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण कहलाता है। कर्ण आपको दिया गया, तो आपको करना क्या, बस पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो आप देखिए यदि हम बोले सूत्र लगाइएगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप कर दीजिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो जो दिया गया आप इस पर वैल्यू लगा कर बना लीजिएगा। लेकिन मैं देखिए आपको डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट फार्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो भाई कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर पहले कीजिए तो 169। हमें जब जब ये लंब निकालना है या आधार निकालना है, ठीक है, तो क्या करना है, तो करना यह है भाई कि लंब या आधार निकालना हो, है ना, तो आपको करना क्या, जो बड़ा है उसका स्क्वायर करके छोटका का भी स्क्वायर करके बड़का में छोटका घटा देना है। तो 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, तो 144 इसमें घटा दिया तो बच जाएगा 49 बोलते हैं, ये 9 में ये गया 5, यहाँ बचा 2 यानी 25। अब आपको टोपी पहनाना है, टोपी पहनाने के लिए भूलना ही मत है। ठीक है, चाहे कर्ण निकालना हो, लंब निकालना हो, आधार निकालना, टोपी पहनाना। तो ये आपका 25 का 12 जाएगा 5, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, जब भी आपका कर्ण दिया रहे तो इनमें से कोई भी चीज़ निकालना है तो बड़का का वर्ग करके छोटका का भी वर्ग करके घटा देना है और टोपी पहना देना है। और अगर जब भी हमको कर्ण निकालना है तो 2 को जो दिया रहा है उसको वर्ग करके जोड़ देना है, फिर बाद में टोपी पहनाना। बस इतना समय में सेट कीजिए, आपका कैलकुलेशन जो है कि फास्ट हो जाएगा। चलिए 49 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए क्या कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। तब भाई समझने का प्रयास कीजिए, एक जब घड़ी है, ठीक है, यह घड़ी है, ठीक है, समझिए घड़ी है ना, इसमें कुछ से कुछ नंबर है, ये 12 है, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 6 बजा है, यहाँ पे आपका 9 बजा है, यहाँ पे बीच में आपका सुई होगा ना, एक बड़ा सुई होगा, एक छोटा सुई होगा, पूरा सुई होगा ना सेकंड वाला। तो भाई अगर मैं आपको बोलूँ कि 14 सेंटीमीटर लंबी थी, ये जो लंबी होगा केंद्र से होगा, यानी कि त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर का, और आपका कहता है 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल है। 15 मिनट में टिक 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 करते हुए यहाँ तक आ जाएगा घड़ी। तो ये आपका एक त्रिज्यखंड बना है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यहाँ पे क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 और पाई r स्क्वायर। अब भाई आपको थीटा कितना ये पता चले तभी तो। अब ध्यान से देखिए मैं पता करता हूँ। तो सबसे पहली बात आपका जो है ना, ये 15 मिनट लग रहा था, मिनट वाला, तो 1 घंटा यदि भाई मिनट वाला सुई घूमेगा तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल ये वृत्ते को घूमे जाएगी, नहीं टोटल वृत्त, और वृत्त में टोटल कितना डिग्री का एंगल बनता है, तो बोलेगा 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री घूम गया। अब 360 डिग्री 1 घंटा में घुमा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। अगर मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूं तो 1 मिनट निकल जाएगा, बिल्कुल भाई निकल जाएगा, तो निकल जाएगा ना 1 मिनट। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना है भाई आपको 15 मिनट, तो जो निकालना उससे मल्टीपल कर दीजिए, कहानी खत्म, है ना। तो 0 0 गया, 6 से 6 बार में गया, 15 6 90, तो हो गया ना थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। अब बैठाइए थीटा का समय 90 डिग्री, 360 तो 360, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू दिया 14, क्योंकि सेमी लंबी जो ये आपका आर है, तो 14 × 14 कर दिया। 7 से कट गया 2 बार में,
0 से 0, 9 से 4 बार में, 9 चौक 36, और 2 से 1 कट गया 2 बार में, 2 से 7 बार में, और 22 सत्य हो जाता है 154। तो राइट आंसर 154 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं ये प्रश्न आपसे बन रहा है तो छोड़ दीजिए ना, क्योंकि अभी इजी प्रश्न भी मिलेगा, बहुत सारा इजी मिला, 30 तक शायद इजी था ना, थोड़ा थोड़ा लग रहा है जो भारी उसको छोड़ देना है, बाद में बनाना है। देखिए यहाँ पे 50 नंबर कहता है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक छिपा हुआ भाई, अगर आप पकड़ लीजिएगा तो फटाक से आंसर दे सकते हैं, सटक जाइएगा। देखिए क्यों क्या लॉजिक है, ये 30 डिग्री है, अगर यहाँ पे थीटा देता तो समझिए भाई कि सेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस हो जाता है ना 10 स्क्वायर थीटा। तो भाई अब आप तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू धर के बनाइएगा, 45 डिग्री ये 30 डिग्री वैल्यू धर के बनाइएगा, तो थोड़ा सा इसमें आपका टाइम लगेगा ना। अब बताइए हमने बोल दिया कि यहाँ पे थीटा रहता, ये आपका आ जाता है सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जी होता है 1। तो इसको काहे इजी इसको हल कीजिएगा, काहे इसको ज़्यादा लंबा लेकर जाइएगा, हमें ऑब्जेक्टिव पूछा तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर है ना, क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया। चलिए यहाँ पे फिगर का आवश्यकता पड़ेगा, तो क्या करूँ, चलिए फिगर बना देता है ना। हालांकि ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा बताया है, तो त्रिभुज पहले फिगर लूँगा तभी तो बढ़ाऊंगा ना। ये एक मैंने त्रिभुज ले लिया है ना, नाम भी दे देता हूँ, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कौन बढ़ रहा है। कहता है क्यू आर को बढ़ाया, चलिए भाई ये क्यू आर को बढ़ा दिया, चलिए एक बढ़ा दिया, इस बिंदु को एस नाम बोला तो एस दे दिया। कहता है जिसमें कहता है कौन पी आर एस, यानी कि इधर से बोला भाई पी है, आर है और एस है, ये जो बीच में वही बताता है डिग्री। तो यहाँ पे दिया गया 150 डिग्री, यानी कि ये आर ये पट्टी में दिया गया 150, समझने का प्रयास कीजिएगा। और पी क्यू आर बराबर दिया गया 80 सेंटीमीटर, यानी पी, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये दिया पी क्यू आर, यानी बीच में दिखे यहाँ पे आपका क्यू है, ठीक है। तो क्यू आपका दे दिया गया 80 डिग्री, और हमसे पूछा कौन पी क्यू पी आर, यानी बीच में क्या पी है, यानी कि आपसे ये वाला पूछ दिया। अब भाई देखिए समझिए, यहाँ पे बहुत फटाक से बन जाए, आपको पता रहना चाहिए कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री, तो इतना सा तो पता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये 150 है, अगर मैं बोलूँ थोड़ा सा इधर सटा दूँ तो ये हो जाएगा, ये टोटल अर्धवृत्त बन जाए, क्यों भाई, और तो पूरा सटा दूंगा तो एक वृत्त बन जाता है। वृत्त में 360 डिग्री का कौन बनता है, तो अर्धवृत्त में बोलेगा ना भाई कि 180 डिग्री का बनेगा, बिल्कुल सही बोला। 180 डिग्री में 150 डिग्री तब को दे दिया गया, और बचा कितना बोलेगा सर जी 30 डिग्री बचा, तो बहुत अच्छा भाई 30 डिग्री यहाँ पे लिख दीजिए। अब देखिए त्रिभुज का दो कोण पता चल गया, एक 80 डिग्री एक 30 डिग्री, और हमें पता है त्रिभुज का तीनों कोणों के योग होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में ये दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तब का राइट आंसर आ जाएगा। तो 80 30 जोड़िएगा तो हो जाएगा 110, तो 110 इसमें घटा दीजिए तो हो जाएगा 70 डिग्री। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 51 का बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो 52 नंबर प्रश्न देखिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, चलिए भाई त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, लंबाई का मतलब परिधि, तो त्रिज्यखंड का परिधि क्या होता है भाई, थीटा बटा 360, और आर त्रिज्या ही है ना, तो हो जाएगा 2 पाई आर। तो यही ऑप्शन देख लीजिए, थीटा बटा 360 2 पाई, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना, तो ऑप्शन 52 का बी। ये सब तो लर्न है, आपको याद करने वाला है तो याद कर लेना है, बहुत ईजी सब है ना। चलिए 53 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता कि यदि ए के स्थान पे 45 डिग्री रख दो तो इसके वैल्यू बता दो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बता देता हूँ। तो 10 ए के स्थान पे 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री वैल्यू बोलिए तो 1 बटे बोलिएगा √2, बहुत अच्छा। प्लस कॉस 45 डिग्री वैल्यू बोलिएगा 1 बटे √2, बहुत अच्छा। प्लस टेन 45 डिग्री वैल्यू 1 तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 दे दिया, ठीक है। अब इसको हल कीजिए, √2 और 1 का एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा √2, डिवाइड भाग दीजिएगा तो √2 गया, बचा 1 प्लस इधर हो जाएगा √2, तो जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 प्लस √2 है ना, 2 प्लस √2 बटे हो जाएगा √2, क्लियर। 2 प्लस √2 बटे 2, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, आंसर की बात कर लेता हूँ भाई, तो यहाँ पे आपका अभी तक आंसर आया नहीं, ठीक है, √2 प्लस 1 बटे 2। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से मैं कह सकता, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ाया, ये 2 को मैं अगर इस प्रकार से देखूँ, थोड़ा सा नज़रिया देखने का चेंज कर दूँ, तो अगर मैं 2 को बोल दूँ √2 गुना √2, तो कोई दिक्कत है, बोलेगा नहीं दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है। अब √2 तो एगो 2 बार आएगा, तो √2 कॉमन ले लेता, ठीक है। तो अगर जब मैं √2 कॉमन लूँगा तो अंदर में बचेगा, यहाँ पे एगो √2 बचेगा, तो यहाँ पे लिख दे √2 प्लस ये √2 का स्थान पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
और बट्टा में √2 हो जाएगा। तो √2 कटा, बचा √2 + 1। अब आंसर आपको दिख जाएगा, √2 + 1 दिखा, ऑप्शन में बी करेक्ट हो रहा है। 53 का दिखे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं। अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 54 नंबर देखें। कहते हैं यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी है ना, दुगुना कर दिया जाए तो नए और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल। ये भाई आपके लिए बहुत ईजी है, तो आपको दिमाग लगाना नहीं है, कॉन्सेप्ट बस कॉन्सेप्ट क्या समझना भाई, कॉन्सेप्ट हालांकि हमने पहले बहुत सारा बताया, डायरेक्ट यहाँ पे बनाने का प्रयास करना। किसी वृत्त की त्रिज्या बोला ना दुगुना, मान लेते पहला होगा 1, दूसरा हो जाएगा 2 कहानी खत्म। पहला 1, दूसरा हो गया 2 तो हो गया ना, क्योंकि 1 का 2 2 हो जाएगा, कहानी खत्म। ठीक है, अब ये देखिए, ये आपका था नया 1, और जैसे इसको 2 कर देती हो गया अब ओल्ड, क्योंकि अब नया हो गया ये, तो मैं कह सकता हूँ कि ये हो गया पुराना ओल्ड, ओ लिख दिया, न्यू को एन से डिनोट कर दिया। तो कहता है कि पुराने है ना, कहता नए है ना, कहता नए तथा पुराने, यानी उल्टा पूछ देगा। क्षेत्रफल, तो इसका भी क्षेत्रफल कीजिए, इसका भी क्षेत्रफल, तो 1:4 आएगा। लेकिन आपसे पहले नया पूछा, उसके बाद पुराना, तो नया 4 और पुराना 1, तो मैं कह सकता 4:1, फटाक से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो कोई दिमाग लगाए क्या, बस कुछ नहीं लगा। तो ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, सेम टू सेम आपके लिए, जो कि एग्जाम में आ सकता है। अगर नहीं भी आया, इस पर आधारित कुछ भी आए, तो जैसे मैं बताऊँ या वैसे आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 55 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि दो वृत्त है ना, दो वृत्तों के परिधियों का अनुपात दिया गया तो क्षेत्रफल। हमने क्या बोला था, परिधि दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, या फिर भुजा दिया रहे और क्षेत्रफल पूछे, तो बस आपको क्या करना है, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करना है, यानी 2:3 परिधि दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4:9, ऑप्शन नंबर ये सब इजी है ना, तो पहले ये सब वाला बना लीजिए ना, जो भारी पकड़ा है उसको छोड़ दीजिए आप लोग। अब यहाँ देखिए ये भी कितना इजी है, ये तो बहुत बार पूछ दिया गया है ना। ये कहता है 9 sec स्क्वायर है या -9 10 स्क्वायर है, तो इसका बोला आंसर बता। तो भाई 9 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है माइनस हो रहा है 10 स्क्वायर, ये हमने पहले बताया था हालांकि है ना। तो 9 सेक स्क्वायर है -10 स्क्वायर है बराबर होता है 1, इसके फॉर्मूला ही 1, तो 1, तो 9 × 1 तो 9, तो आपको इतना नहीं करना है ना, डायरेक्ट भाई सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर है 10 स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला ही होता है 1, तो डायरेक्ट 1 होता है, और ये 9 है तो 1 × 9, तो 9 बोल दीजिए। यानी कि ऐसा कंडीशन में जो भी यहाँ पे आ जाए कॉमन, आपका वही आंसर आ जाएगा। 8 रहेगा तो 8 आंसर, 7 रहेगा 7, 6, 5 जो भी रहेगा वही आंसर आ जाएगा, ध्यान में रख लेना। चल अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 57 नंबर। कहते यदि एक वृत्त की परिधि 2π से जो कि बढ़कर 8π हो जाए तो इसका जो कि नया क्षेत्रफल होगा। देखिए आपको बिल्कुल इसमें भी चिंता करना है, बोला ना 2π से बढ़कर 8π हो गया, बस इतने से आपको करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। 8π कर दिया, पूछा क्या, देखिए पाई कटा दीजिए, 2 से कटा, 2 का 2, 2 चौके 8, ये भी कटा दीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछ दिया क्षेत्रफल, हमने क्या बोला, क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना, बस आपके कुछ करना नहीं। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो आंसर दिया गया क्या है ना, क्या पूछा, तो इसका नया क्षेत्रफल होगा, तो भाई क्या होगा 16 गुना होगा। तो आंसर देखिए 4 गुना 8 गुना 16 गुना, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 16 गुना, ऑप्शन सी हो जाएगा 57 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ, 58 नंबर देखिए। कहता है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ये दिया गया है तो इसके केंद्रक, तो भाई केंद्रक आपके लिए मोस्ट VBI है। ये क्वेश्चन जैसे हो वैसे आप माइंड में सेट कीजिए, ये आइबे करेगा क्वेश्चन केंद्रक वाला, ध्यान रखना। और केंद्रक का हमने फार्मूला लिखा था, आपको बार बार फार्मूला लिखना नहीं है। केंद्रक का फार्मूला लिखा था कि x बराबर x1 + x2 + x3/3 और y निकालना तो y1 + y2 + y3/3 है ना। तो आपको लिखते मत है ना, डायरेक्ट करना क्या, सबका पहला घर को ऐड कर देना, नहीं जोड़ देना। तो 4 0 5 तो हो जाएगा 9, अब बट्टा 3 कर देना, 3 को जोड़े तो नीचे में 3 कर देना तो x हो जाए। अब दूसरे का घर जोड़ रहे हैं तो 7 5 12 12 3 हजार 15, 3 को जोड़े तो नीचे में 3, 2 को जोड़ते तो नीचे में 2, तो 2 को जोड़ते तो मध्य बिंदु फॉर्मूला आ जाता है ना। चलिए 3 से घटाया 3 3 9, 3 से घटाया 3 5 15, तो 3:5 यानी 3,5 रेशियो ने भाई, तो 3,5 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है। यहाँ देखिए ये भी मोस्ट VBI, ये आइबे करेगा, ये तो काट ही नहीं सकता भाई, ये आएगा 100% जो कि गारंटी ये वाला प्रश्न आएगा, ध्यान में रखना।
तो ये क्या बोला कि इतना इतना किस पाद में है। तो बताइए भाई, हमने इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, इस प्रकार से आपको चिन्हार पार के बताया था कि यहाँ होगा x, ये होगा आपका x डैश, इधर वाला माइनस में आता, -1, इधर वाला प्लस में जाता, ऊपर वाला भी प्लस में आता है, नीचे वाला माइनस में आता है। ठीक है, तो मैंने बताया था ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है, ये आपका चौथा घर है। तो पहला घर में पहले x से यूज करेंगे तो x प्लस हो जाएगा, y भी देखिए साइड में प्लस है, तो पहला घर में होगा प्लस प्लस। देखिए यहाँ पे भी मैं डिटेल से बताता हूँ। दूसरा का घर की बात करो तो पहले x यूज करेंगे तो x यहाँ पे माइनस वाला होगा, और y की बात करो तो ये प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा का घर में माइनस प्लस, आपसे माइनस माइनस पूछा। तीसरा का घर में x देखिए माइनस है, y की बात करूँ तो ये भी माइनस है, तीसरा का घर माइनस माइनस होगा। चतुर्थी घर की बात करो तो भाई यहाँ पे x देखिए आपका प्लस है, y देखिए ये पट्टी माइनस है, तो माइनस, तो राइट आंसर आपका माइनस माइनस बोला, यानी माइनस माइनस तीसरा का घर में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 60 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है यदि किसी रेखाखंड के एक छोर के निर्देशांक जो कि 4, -5 और मध्य बिंदु ये है तो दूसरे छोर के निर्देशांक क्या होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरे छोर के निर्देशांक पूछा है। ये देखिए मध्य बिंदु निकाल लेना इसमें। ठीक है, अब मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या आता है भाई, x अभितुरत केंद्रक वाला बताया, तो ये वाला मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु बराबर x बराबर फॉर्मूला क्या आता है, x1 + x2 y निकालना, ये आपका 2 है, y बराबर निकालना तो y1 + y2/2, ये ना। अब ध्यान से देखिए, ये मध्य बिंदु आपका 0 0 दे दिया, यानी x का वैल्यू 0 दे दिया गया, और एक छोर का निर्देशांक दिया गया 4, यानी x1 दिया गया और y1 दिया गया, बाकी x2 y2 आपने से निकालना है, तो बराबर 0, x1 दिया गया 4 तो 4 + x2 निकालना है तो x2 लिख दिया, बटा 2 तो 2 हो गया। उसी प्रकार से y में y1 - 5 तो 5 + y2 आपको निकालना है तो y2 है ना, और बटा आपका हो जाएगा 2, और y का वैल्यू तो आपका यहाँ पे 0 दे दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख लेता 0 डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये निर्देशांक मध्य बिंदु दिया है 0 0। अब 2 × 0 0 ये हो जाएगा, और 4 + है पट्टी आ जाएगा, तो x2 बराबर -4 में बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको है पार लाया तो माइनस हुआ, उसको बाई पार में लिखा प्लस है, इसलिए मैं थोड़ा सा सीधा करके लिखा, घबराना नहीं आपको। यहाँ पे 2 × 0 की जगह 0 हो जाएगा ना, ये -5 को है पट्टी ला लीजिएगा, +5 हो जाए, तो y बराबर 5। तो मैं कह सकता हूँ कि -4, 5, तो -4 5 देखिए राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन बी देखिए करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो 60 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर प्रश्न, कहता है कि a बराबर 30 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री हो तो इस सभी का वैल्यू बताइए। कोई दिक्कत नहीं, a का स्थान पे 30 डिग्री रखें, तो यहाँ पे साइन आपका a है, तो a का स्थान पे 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू cos b का स्थान पे बोला 60, तो cos 60 वैल्यू की बात करूँ तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और आपका प्लस cos a का स्थान पे 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री वैल्यू की बात करूँ तो √3 हो जाएगा 2, और गुना ये साइन बी का स्थान पे 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू की बात करो तो √3/2 हो जाएगा। ठीक है, 1 × 1 तो 1 हो जाएगा, 2 × 2 तो हो जाएगा 4, + √3 × √3 3 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा 4, इसका एलसीएम लीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ 3 और 1 जुड़ जाएगा 4 4 कट जाएगा 1। ठीक है, तो एलसीएम लेने 1 आ जाएगा। तो राइट आंसर की बात करो तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 किस में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा 61 नंबर का। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 62 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये भाई हट जाओ थोड़ा सा, है ना। ठीक, क्या कहता है कि यदि O 0 0 मूल बिंदु, तब कहता है P के निर्देशांक इतना तो इतना OP की दूरी। भाई ध्यान से देखें, जब भी मूल बिंदु दूरी 0 0 रहे या मूल बिंदु पूछे तो एक ही फार्मूला यूज करना है, x² + y² रूट के अंदर। चलिए x का वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दीजिए, है ना, प्लस y का वैल्यू है -4, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसको रूट चढ़ा दे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा, 9 और 16 जोड़ दीजिए 25 आ जाएगा, रूट के अंदर 25 25 का 12 आ जाएगा 5, तो 5 इकाइयाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 62 का सी हो गया। ठीक है, चलिए 63 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होता है, तो x अक्ष का निर्देशांक जब भी पूछे तो x तो x रहबे करेगा, y का वैल्यू हो जाए 0, यानी x, 0। तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। ऐसा अटकना ही नहीं, x अक्ष पूछे तो x रहबे करेगा, जो नहीं पूछा यानी x y है तो y 0 हो जाएगा, y अक्ष पूछते तो पहले x लिखते फिर y लिखते। ठीक है, तो पहले x यहाँ पे है और y 0 है। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो ये गलत है, यहाँ पे x 0 है और y तो ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि जो पूछे x अक्ष पूछे ना, पहले x का गलत है तो x हो जाएगा, वो ये 0 हो जाएगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा 63 का। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। 64 नंबर
कहता है कि इतना इतना के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पे बहुत जो है ना दिमाग इस सब में लगाने की नहीं है, बस करना क्या थोड़ा सा दिमाग लगाना ही भाई। दूरी पूछा तो जान ले, अब डायरेक्ट इसी पे निकालने लगेगा थोड़ा सा उलझन में फंस जाइए। तो थोड़ा सा इसको सरल कीजिए। तो 10 तो 10 लिख लेता हूँ इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए। तो बोलेगा सर जी √3/2 होता है, तो √3/2 लिख दिया। 2 कट गया 5 बार में ना, तो 5 हो गया x1, 0 हो गया। थोड़ा सा ईजी देखिए तो। और ये दिया गया दूसरा का कंडीशन में दिया गया 0, इसको ब्रेक कीजिए 10 तो 10 साइन 3 वैल्यू 1/2 दिया, कट गया 5 बार, ये हो गया 5। अब बीच का दूरी लगाइए। तो बीच का दूरी फार्मूला कहता है √x2 - x1 का स्क्वायर। x2 आपका 0 दिया गया माइनस x1 आपका दिया गया कितना है 5√3 दिया गया, इसका स्क्वायर कर दिया x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। y2 आपका दिया 5 - y1 की बात करो तो 0, इसका भी स्क्वायर कर दे। ठीक है, अब देखिए ये 0 जोड़िए ना जोड़िए बात बरोबर ही पड़ेगा भाई। तो रूट अंदर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, √3 × √3 3, तो 25 या 75 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 0 कुछ नहीं होगा, 0 में 5 जोड़ेगा भाई हो जाएगा, घटाइएगा भी हो जाए 5 का स्क्वायर 25 तो 25, 75 25 जोड़े 100 का बाहर आ जाता है कितना भाई आपका 10 आ जाता है। तो डायरेक्ट 10 बोल दीजिएगा। तो ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, ये आपका आ गया 65 नंबर प्रश्न। कहते यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो तो आंसर बता दो। कोई दिक्कत नहीं, घबराना। यहाँ पे जब भी संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगता है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को त्रिभुज का क्षेत्रफल याद नहीं रहता, लेकिन मैं बताता हूँ, ध्यान में रखना। मैं थोड़ा सा याद करने का हिंट दे दूंगा, है ना। पहले क्षेत्र सूत्र लिख देता हूँ, त्रिभुज ABC का सूत्र लिख देता है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यानी 1/2 इंटू होता है x1 इंटू y2 माइनस y2 लिखा जाए भाई, y2 - y1 का स्क्वायर है ना, प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x3। ठीक है, हो सके दिख जाना चाहिए। x3 बराबर होता है x3 इंटू होता है y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्लियर है। चलिए भाई, हो सके दिख जाए। ठीक है, चलिए ये होता है। अब ध्यान से देखिए, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है तो x1 से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना, 1 के बाद आता है 2, x2 माइनस से यहाँ देखिए मिस्टेक हो गया, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये देखिए मिस्टेक पकड़ा गया ना, अभी गलत हो जाता है। तो x2 माइनस y2 माइनस y3, 1 से स्टार्ट हुआ 2 3, 3 के बाद 4 तो है नहीं तो स्टॉप हो जाएगा। x1 है तो x2 हो जाएगा, 2 के बाद आता है 3 1 तो 3 1 करना। फिर देखें ध्यान से, x2 हो गया तो x2 के बाद आ गया x3, तो यहाँ पर x3 लिखा, और 3 के बाद तो 4 है नहीं तो इसलिए शुरू से स्टार्ट हो जाना x1 x2। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं बहुत अच्छी प्रकार से। चलिए भाई, ये हो गया। अब जब भी संरेखी बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, और ये 1/2 है पर भी आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर अंदर में जो दे वो हल करना। तो x1 देखिए आपका 0 देगा 0, अब ये ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आएगा सबको 0 कर देगा, इसको टच मत कीजिएगा। प्लस x2 की बात करूँ तो x2 आपका दिएगा 1, है ना, तो 1 लिख लिया। और इंटू y3 की बात करूँ तो y3 आपका दिएगा y, देखिए यहाँ पर y3 है तो ये हमने लिखा y माइनस y1 की बात करूँ तो y1 आपका 0 है तो यहाँ पे लिख लिया 0, है ना, तो ये हो गया 0। और प्लस ये भाई यहाँ पे है ना, ये आपका स्क्वायर दे दिया लगता है क्या, ये स्क्वायर सब नहीं है, ध्यान में रखना। ये अगर गलती से स्क्वायर भी दे दिया गया तो ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, चलिए, और प्लस x3 की बात कर लेता हूँ। तो x3 आपका देखिए क्या है, x3 भाई आपका x3 आपका x है ना। और y1 की बात करूँ तो y1 आपका देखिए 0 है, ये सब आपको पता होना चाहिए। माइनस y2 की बात करूँ तो आपका 2 है। ठीक है, चलिए अब इसको हल कीजिए। चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि दिखे। ये तो गया, 1 गुना y तो हो जाएगा y, ये है ना, प्लस ये x गुना 0 0, x गुना 2 तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस है ना, माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा 2x, ये पट्टी हो जाए 0 तो माइनस 2x y पर बजे तो 2x बराबर हो जाएगा y। तो आंसर दिखे कहाँ पर 2x बराबर y या x बराबर y बराबर 2x, तो 2x बराबर y ऑप्शन दिखे बी आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर ले, देखिए 66 नंबर। ये देखिए 66 नंबर का था इतना इतना तो बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ भी वही पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करता हूँ ना, पहले मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लूँ। चलिए साथे में लिखता हूँ आपके साथे में। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या भाई, यहाँ पे लिख दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 1/2 अभी तो बताएं, x1 इंटू y2 माइनस y3, है ना, y3 इंटू है ना, प्लस हो जाएगा x2 हो जाएगा y3 माइनस y1, है ना, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला याद रहेगा तभी आपके लिए जो कि कोई भी सवाल
ईजी हो सकता है ना। चलिए आप वैल्यू को पुट कीजिए, है ना। तो चलिए कलर चेंज कर लेता हूँ। तो 1/2 लिख लिया, इंटू x1 की बात करूँ तो x1 यहाँ देखिए 0 है, 0 गुना हमने बताया किसी भी गुना की जगह 0 ही हो जाए, कहानी खत्म। प्लस x2 की बात करूँ, x2 भी देखिए यहाँ पे 0 ही है, तो 0 में गुना कोई भी कीजिए, कहानी खत्म, ये भी गया। प्लस x3 की बात करो तो x3 3 दिया गया। चलिए इसको हल कीजिए। y1 की बात करो तो y1 आपका 1 है, माइनस y2 की बात करो तो y2 देखिए आपका 5 है, तो दे दिया 5। क्लियर है। जगह ऑब्जेक्टिव पूछेगा थोड़ा सा आपको ईजी कर देता है। तो मैं कह सकता हूँ 1/2, ये गया, ये भी गया, यहाँ 3, ये 5 में से एक गया, बचा 4, -4 गुना 3 तो होगा 4 12 -12 हो जाएगा, तो ये गुना हो जाएगा -12। इस प्रकार से दिखेगा। 2 से कटा 6 तो -6। अब देखिए भाई जब -6 आ गया तब बोलेगा सर जी ऑप्शन की बात करें तो -6 है, तो आपका राइट आंसर 6 हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि एक बात ध्यान में रखना, कभी भी क्षेत्रफल जो है कि माइनस में आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल है ये स्क्वायर करेगा प्लस कर देता है, इसलिए माइनस भी आंसर निकले तो आपको प्लस बताना है, प्लस भी निकले तो माइनस बताना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं रहना। तो आपका 6 वर्ग इकाई होगा, देखिए वर्ग इकाई तो हो गया 6, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न, कहता निम्नलिखित में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, तो एम दिया गया समचतुर्भुज, बी में समांतर चतुर्भुज, सी में आयतन और आयत दिया गया, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई आपका आयत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। आयत और वर्ग में जो कि विकर्ण बराबर होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो देखिए 68 नंबर प्रश्न है, कहता है कि इतना इतना द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, इसको यानी हल करके चेक करना इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो भाई हमने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला बताया, तो a1/a2 बराबर b1/b2 है ना, बराबर c1/c2, इस पर जो कि चेक करना होता है ना। तो a1 की बात करूँ तो 2 हो जाएगा, a2 की बात करूँ तो यहाँ पर लीजिएगा दूसरा का समीकरण। ठीक है, तो हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर b1 की बात करूँ तो 4 हो जाएगा, b2 की बात कर लेता हूँ तो आपका 6 हो जाएगा। अच्छा इसको देखिए तो बराबर है क्या, 2 से कटाइए, 2 दूना 4, 2 3 6, यानी कि ये 2/3, इधर भी 2/3, और एक बार यूज कर लीजिए तब। c1 देखिए आपका है 10, ठीक है, और c2 की बात करूँ तो आपका है 12, कटाइएगा तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि a1/a2 बराबर है आपका b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2, ये है। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तो आपका हल क्या होता है? एक होता है कोई हल नहीं होगा। ठीक है, एक होता है समांतर है ना, एक होता है कोई हल नहीं है, एक होता है समांतर है, और आपका एक क्या होता है भाई, आपका कोई हल नहीं होगा, समांतर होगा, और आपका यहाँ पे तो ऐसा रहता है तो क्या हल होता है? तो जब एक घर बराबर रहता है यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 इक्वल c1/c2 रहेगा, तो आपका हो जाता है, एक होता है कोई हल नहीं होगा, एक होता है समांतर, एक होता है असंगत। देखिए इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए समांतर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर आपका ये देखिए डी दे दे, यानी कि इसको सी बना दीजिए। ठीक है, तो समांतर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई √3 सेमी हो तो इसका प्रत्येक किनारा क्या? किनारा का मतलब होता है भुजा। ठीक है, तो घन का विकर्ण दिया गया, हम लोग के अनुसार से घन का विकर्ण क्या होता है? √3 इंटू भुजा, यानी कि √3 इंटू ए होता है। ठीक है, और प्रश्न में दिया गया 8 √3, तो दोनों विकर्ण है इसलिए दोनों आपस में बैलेंस हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचे ए का वैल्यू हो जाएगा 8, यानी कि भुजा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 69 का। क्लियर है। चलिए आगे देखिए प्रश्न, ये आपका 70 नंबर प्रश्न है ना। देखिए कहता है एक घन का जो कि पृष्ठ क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर है, तो इसका जो कि प्रत्येक किनारा होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया और आपसे पूछ दिया गया किनारा पूछ दिया गया, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जो कि ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं बनाता हूँ, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता हो तो होता है 6 गुना होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि स्क्वायर तो बोल सकता हूँ, एक को भुजा बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया गया क्षेत्रफल दिया गया 96, दोनों आपस में बैलेंस होगा। 6 से कटाइएगा, 6 का 6 बचा 3, 6 36, स्क्वायर है पट्टी जाएगा तो रूट अंदर 16, 16 12 जाएगा 4, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 70 का हो जाएगा, ए हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हो। तो 71 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4πr², तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखना ये सब क्वेश्चन भाई आपको एग्जाम हॉल में सेम टू सेम मिलने वाला है, ध्यान में रखना, इसलिए इसको अच्छी प्रकार से लर्न कर लीजिए। आपको ये क्वेश्चन जो कि आपको पास डिवीजन दे देगा, ध्यान में रखना, ये इंटरनेट के जो द्वारा निकाला गया ये आपको पास करा देगा, इसलिए अच्छे से इसको लर्न कर लेना है ना। तो ये कहता है 2 अर्धगोले के आयतनों का अनुपात दिया गया और पूछ देगा उनके
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए ऐसा जब भी प्रश्न रहता है ना, तो ये आयतन दिया गया ना, तो यहाँ पे आपका 27/64 में लिख सकता हूँ, ठीक है। अनुपात ये तो अनुपात में रहता हूँ। देखिए समझिए ये सब के लिए आपका लॉजिक है, तो एक प्रकार से समझिए सब ट्रिक है। ये 27 रेशियो दिया गया 64, ये आयतन दिया गया, हमें पूछ दिया गया क्षेत्रफल, समझिए। तो इसको पहले भुजा में कन्वर्ट कीजिए, तो जब भुजा में कन्वर्ट करेंगे तो इसका घनमूल निकालेंगे। ध्यान में रखना, जब आयतन दिया रहता है तो घनमूल निकालते हैं, ठीक है। इसको क्षेत्रफल दिया रहता है तो इसको वर्गमूल निकालते हैं, है ना। तो इसका आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 12, 4 आ जाएगा। पूछा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, ये पता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, राइट आंसर हो जाएगा 9/16। तो बताइए ये सब में ज़्यादा दिमाग लगाना है क्या? इसको आप गोले का आयतन लगाइएगा, तो गोला का आयतन फिर ये नहीं भाई, आपको फटाक से जो कि आपका राइट आंसर बताना है, ठीक है। आपको फास्ट चलना है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 72 का हो जाएगा 9/16। तो एक बात ध्यान में रखना, जब भी आयतन पूछे तो उसका घनमूल निकालना है जो भी दिया रहे, और आपका क्षेत्रफल बोले तो वर्गमूल निकालना है। तो मैं शुरू से ही बताते हुए आ रहा हूँ, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ, 73 नंबर का। तो दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो आयतनों का अनुपात क्या होगा? देखिए यहाँ पे आयतनों का अनुपात पूछ दिया, वो भी किसका भाई? बेलन का पूछ दिया। तो बेलन का आयतन की बात कर लेता हूँ, होता है πr²h, यहाँ पे आयतन स्क्वायर में हो रहा है, ठीक है। और ये पहला के लिए, दूसरा के लिए भी हो जाएगा πr, इसका अलग हो जाएगा r। चलिए इसमें दे देता, सब बड़ी दे देता, ठीक है। तो बड़ी स्क्वायर और बड़ी h, ठीक है। पाई कैंसिल हो जाएगा। पहला देखिए हो आपका आ रहा है 3, तो 3 × 3 × 3 बोल सकता है ना। h की बात करो तो पहला में लेना, ठीक है। तो 5 हो जाएगा। इधर देखिए नीचे में देखिए 2 है यार, कहता है 2 × 2 हो जाएगा। और ऊंचाई की बात करो तो h आपका हो जाएगा 7, तो गुना के 3 × 9 = 45, तो 45 रेशियो इसको बोल सकता हूँ 28, यानी इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 45/28 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान में रखना है, ये सब आपको अच्छी प्रकार से लर्न कर लेना है ना। चलिए देखिए 74 नंबर, 73 हो गया ना आपका। चलिए 73 हो गया, 74 देखिए, कहता sin² θ = 1 + cot² θ का वैल्यू बता दीजिए। अब ध्यान से देखिए, sin² θ = 1 + cot² θ का वैल्यू बताना है, तो आपको बिल्कुल चिंता करना नहीं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी आपका जो कि लॉजिक छिपा हो, लॉजिक वो यह है कि sin² θ और इंटू 1 + cot² θ का फॉर्मूला आता है cosec² θ। क्या आता है? cosec² θ। तो मैं आप कह सकता हूँ sin² θ का फॉर्मूला cosec है ना, ये cosec से लिख देता, ठीक है। सी हो गया cosec² θ, है ना। और इसका फार्मूला आता है 1/cosec² θ। क्या आता है? 1/cosec² θ। sin² θ का फॉर्मूला 1/cosec² θ इंटू है आपका cosec² θ। तो मैं बोल सकता है इसके ये cosec² कट जाएगा तो बचेगा 1, तो राइट आंसर की बात कर लेता हूँ तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी सी हो जाएगा। चलिए 75 नंबर देखिए, कहता है कि यदि किसी शंकु में ऊंचाई दिया गया 12 सेंटीमीटर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई एल का मान क्या होगा? तो तिर्यक ऊंचाई निकालना, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला आता है एल बराबर होता है √अंदर r² + h² रहता है, ध्यान में रखना, ठीक है। ये फॉर्मूला ही है तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई का ही ये फॉर्मूला है। तो बोले r की बात कर लेता हूँ तो 5 है, तो मैं कह सकता हूँ 5 का स्क्वायर + h की बात कर लेता हूँ 12 है, तो इसका मैं कह सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 25 और 144 जोड़िएगा तो हो जाएगा 169, 169 का 12 आ जाता है 13, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो कहता है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया गया है ना, ऊंचाई ये दिया गया है सेंटीमीटर हो, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल भाई ध्यान से रखें, जब भी देखिए अगर मैं आपको बेलन बनाऊँ तो इस प्रकार से, अगर मैं बेलन बनाऊँ तो इस प्रकार से बेलन बनेगा, और आधार का जो क्षेत्रफल होता है एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² होता है, और वही दिया गया आपका क्या दिया गया भाई ये πa² दिया, तो ये भी क्षेत्रफल होगा, ये भी क्षेत्रफल, यानी दोनों आपका बैलेंस में हो जाएगा। पाई कट जाएगा और स्क्वायर हो पट्टी जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा √अंदर a², तो r का वैल्यू हो जाएगा आपका a, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कटा a हो जाएगा, r का वैल्यू a हो गया। अब ऊंचाई भी दिया गया, तो आपसे पूछा उसका क्षेत्रफल, है ना। तो क्या पूछा? बेलन का क्षेत्रफल पूछा, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 2πrh होता है, क्या होता है? 2πrh होता है बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए 2 तो 2 हो जाएगा, पाई तो पाई हो जाएगा, r के स्थान पे a यूज करना, h के स्थान पर आपका यदि ऊंचाई b दिया तो हो गया 2πab, तो 2πab देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 77 नंबर, देखिए क्या कहता है। कहते यदि इतना दिया गया तो x का वैल्यू, तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, बस वैल्यू को पुट कीजिए। तो x में लिख दिया इंटू 10 45 डिग्री वैल्यू होता है 1, तो 1 लिख लिया इंटू cos 60 डिग्री का वैल्यू, तो साइन 30 डिग्री वैल्यू होता है जो वही cos 60 होता है ना।
तो 1/2 हो जाएगा इक्वल साइन 60 वैल्यू होता है √3/2 होता है इंटू कोट 60 का वैल्यू होता है 1/√3 होता है। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि कॉस बराबर बचेगा कुछ नहीं तो 1 बचा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 77 का। क्लियर है, तो ये सब में देखिए कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और आंसर आपके सामने हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहता है कि इतना इतना है तो फिर से हल कीजिए। चलिए यहाँ भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, दिमाग कुछ नहीं लगाना है। देखिए ये है ना, तो इसको वैसे लिख दीजिए cot 3x बराबर साइन 45 डिग्री वैल्यू लिख दीजिए 1/√2 होता है इंटू कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है प्लस कॉस ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू आपका बाई कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए तो हो जाएगा 1/√2 गुना √2 प्लस 1/2। तो हल कीजिएगा तो एलसीएम ले 2 और 1 1 जो जाए 2 यानी हो जाएगा 1। तो मैं कह सकता हूँ cot 3x बराबर 1। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि cot 3x बराबर हो जाएगा 1 1। ठीक है, क्या हो जाएगा 1। अब ध्यान से देखिए cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 है भाई, ये हमें बता दीजिए पहले। तो मैं बोल सकता हूँ कि cot 3a है ना 3x है। ठीक है, 3x बराबर cot कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बोलेगा सर जी 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cot 45 में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ cot 45 डिग्री। क्लियर है, अब cot से cot चल जाएगा तो है ना 3 से 15 बार 15 तो 45 हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकल जाए 15 डिग्री, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। कहता है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 4, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या। अब देखिए इसमें आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है ना भाई, बोलिए कैसे दिमाग नहीं लगाना। अब ध्यान से देखिए, जब भी मैं बता रहा हूँ इसका लॉजिक बता रहा हूँ, जब भी आपका क्या है ना योग है, ठीक है, जब भी आपसे योग पूछ दे ना योग में जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, जब भी योग पूछ दे स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर, तो आपका राइट आंसर जो होगा ना भाई, इसका वर्ग कर दीजिए, 4 का वर्ग 16 और 2 घटा दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा हमेशा के लिए 14। तो बोलिए 14 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोलेगा सर जी हमें भेजा में नहीं घुसा, हमें अच्छी प्रकार से समझा दीजिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करके। चलिए मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो करना क्या है, इनको स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस साइड में स्क्वायर तो मैथमेटिक्स का नियम है, एक पट्टी जो चीज़ के वो दोनों पट्टी करना पड़ेगा, तो इधर भी स्क्वायर कर लिया। क्लियर है, अब भाई यहाँ पे कोस ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर थीटा है ना प्लस 2ab। ए का वैल्यू है कॉस थीटा और बी का वैल्यू सेक थीटा है। ठीक है, तो इंटू सेक थीटा होता है। तो चलिए लिख देता पहले एक लाइन बढ़ाइए, तो सेक थीटा। क्लियर, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको तो इसका तो वैल्यू ही निकालना है। अब यहाँ देखिए 2 तो 2 कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 1/सेक थीटा। ठीक है, और बराबर होता है बराबर बोलते हैं गुना है आपका सेक थीटा। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पे 16, तो यहाँ भी हो जाएगा 16। अब सेक थीटा घटा कर आती है प्लस है 2 हो पास जाएगा, 16 में 2 गया तो बचा 14, तो 14 किसका वैल्यू निकला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। हमने पहले ने बताया जब भी आपका ये वैल्यू दिया रहे और इसी में से आपका स्क्वायर में पूछ दे योग में, तो आपको क्या करना है वर्ग करके 2 घटा लेना, तो यही आपका जो कि ट्रिक है। क्लियर है, चलिए तो 80 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सेक ए प्लस 10a बराबर 2 है, तो इतना इतना का वैल्यू ए बी का वैल्यू पूछा। बिल्कुल आपको दिमाग नहीं लेना, थोड़ा सा माइंड को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए देखने का नजरिया इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हमें ए गुना बी चाहिए ना, तो बी का वैल्यू दिया गया है, अगर ए का वैल्यू आ जाते हैं इंटू बी कर लेंगे तो राइट आंसर आ जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ये 2 गुना में, तो 2 को इधर ला दीजिए ना, तो इस प्रकार से दिखेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 यहाँ नीचे में दिखेगा, तो ये 2 खत्म हो गया। अब ए का वैल्यू आ गया सेक एम प्लस 10a/2। ठीक है, इस प्रकार से कर सकता हूँ। और बी का वैल्यू ये दिया गया, हमें ए और इंटू बी का वैल्यू निकालना, तो निकाले इंटू बी का, तो ए के स्थान पर रख दीजिए सेक ए प्लस 10a और गुना बटे यहाँ 2 है। ठीक है, ए के स्थान पे, और बी का स्थान पे आपका क्या रखना भाई सेक ए। ठीक है, सेक ए माइनस 10 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो लिख रहा हूँ यहाँ पे ए को इधर की एक लाइन में छोड़ा मैं तरपा भाई, क्योंकि यहाँ पे इस डिस्प्ले पे जो उतना जगह नहीं है जो कि आपका कवर कर सकता है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक लाइन तरप रहा हूँ और मैं बोल तो रहा हूँ ना, तो ध्यान में रखना, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब देखिए इसको बने ए, इसको बने बी, तो ए प्लस बी ए हो जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि फॉर्मूला आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा 10 स्क्वायर ए हो जाएगा बट्टा हो जाएगा 2। अब सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है 1/2, तो राइट आंसर हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेता हूँ।
तो बोले ये सेक स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस जो होता है वह सेक होता है, उस कॉस का उल्टा आता है। तो कॉस से 60 डिग्री वैल्यू होता है 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा कॉस से सेक हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, ठीक है। तो सेक 60 डिग्री वैल्यू हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा 81 का। क्लियर है, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे 82 नंबर कहता है ये भाई आपका जो है ना 2 नंबर आप पूछने यानी समझिए मोस्ट भी आई है। 2 मार्क्स का भी पूछा जाएगा और 1 मार्क्स का भी पूछा जाएगा, ध्यान में रखना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको माइंड में सेट कर लीजिए। तो अब इसको हल करके हमें वैल्यू लाना। अगर मैं इसको इस प्रकार से, अगर मैं ये 82 नंबर के प्रश्न को इस नज़रिए से देखूँ, ध्यान से देखिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि मैं अगर इसको बोल दूँ ना कि ए बराबर इसको 90 डिग्री माइनस बी कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई हमें कोट ए चाहिए, तो इधर कोट ए से गुना कर लीजिए, ठीक है। तो हो जाए कोट ए, इधर भी गुना कर दीजिए कोट ए, क्योंकि मैथमेटिक्स का नियम है ये जो कहता है वो। अब देखिए कोट ए तो कोट ए हो जाएगा, याद रखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या चीज़, टेन थीटा, ठीक है। 10 तो 10 थीटा का साथ में बी है, तो क्या आ जाएगा भाई बी लिख दिया, ठीक है। तो यही आपका राइट आंसर होगा 10 बी। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आपका सी हो गया। कहाँ तक चल गया था भाई, आपका 82 नंबर में थे ना, यहाँ देखिए कहाँ गया, चलिए ये था ना सी हो गया। चलिए अब 83 नंबर देखिए, चलिए यहाँ पे देखिए। अब ये भी प्रश्न आपके लिए 2 नंबर भी पूछ सकता है, 1 नंबर भी, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखना। तो ये दिया गया और इसका वैल्यू ज्ञात करना। देखिए कैसे मैं ज्ञात करता हूँ। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए, जो हमने बताया था आपको, एक ट्रिक बताया था, लाल कक्का बताया था ना, क्या बताया था, लाल कक्का बताया था भाई। ये आपको याद होना चाहिए, कक्का यानी कि साइन का लंब बटे कर्ण, कोस का आधार बटे कर्ण, है ना, टेन का लंब बटे आधार, फिर उल्टा कोट का आधार बटे लंब, है ना, फिर इधर हो जाएगा कर्ण बटे आधार, फिर कर्ण बटे लंब, सेक कोसेक, इस प्रकार से बताया था ट्रिक, आपको भली बात याद होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए तो ये भाई कोस थीटा का फॉर्मूला की बात करूँ तो हो जाता है आधार बटा कर्ण हो जाएगा, जो का आधार 12 है, कर्ण 13 है, और हमने फटाक से निकालने के लिए, अब आप हमें निकालना क्या भाई, लंब निकालना, ठीक है। और हमने आपको देखिए लंब निकालने पाइथागोरस प्रमेय यूज कर लीजिएगा, तो हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे यूज कीजिए, लिखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप माइंड में सेट कीजिए, ठीक है। तो जब भाई, हालांकि शुरू से बोलते हैं जब लंब या आधार निकालना है, नोट में लिख लीजिए, तो आपका बड़का का वर्ग करना है और छोटका का भी वर्ग करना है। तो बड़का का वर्ग 13 का वर्ग हो जाएगा 169, छोटका का वर्ग होगा 144, बस इसको अब घटा देना है, ठीक है। घटा करके टोपी पिना देना, आपका राइट आंसर आ जाएगा, बस इतना सा। तो हो जाएगा 25, ठीक है। 25 का 12 जाता है 5। हमें कोसेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है, तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला आता है भाई कर्ण बटे लंब होता है। तो कर्ण की बात कर लेता हूँ। कर्ण आपका 13 है, लंब आपका 5 है, 13 बटे 5। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी आपका जो कि मैच कर रहा है, ठीक है। तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये सब थोड़ा लॉजिक है ना। चलिए 84 नंबर देखिए, कहता है यदि इतना हो तो इसका बिल। अब देखिए यहाँ पे तो दिमाग लगाना नहीं, अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो टाइम वेस्ट होगा। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि इसका वैल्यू दिया गया, हमें पूछा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई अब हमें याद है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1 होता है। तो इसको हल काहे कीजिएगा, अगर आपका थोड़ा सा हाथ में चुलबुली लग रहा है तो आप हल कर लीजिए इसको भी, तो यही आएगा, ठीक है। मैंने तो बता दिया भाई, इसका फॉर्मूला ही होता है 1। आपको नहीं बिलीव होता है तो स्पेल करके देख लीजिए, क्लियर है। चलिए 85 नंबर देखिए, कहता है कि यदि इतना हो तो x का मान, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं, x का मान ही मैं दूंगा इसको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा और सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा प्लस 1, यानी इसको अगर मैं बोलूँ, इसको बोलूँ a, इसको बोलो b, तो हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगा a प्लस बी। फॉर्मूला आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे गुना लिख लेता है a स्क्वायर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सेक स्क्वायर थीटा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाए। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर फॉर्मूला आता है भाई टेन स्क्वायर थीटा, क्या था टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ दिया गया कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इसका फॉर्मूला आता है टेन स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है 1/10 स्क्वायर थीटा, है ना, और गुना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों कट जाएगा तो राइट आंसर होगा 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। एक लॉजिक बताओ भाई, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है और माइंड में कुछ नहीं घुसता है ना, मैथ में आप 0 हैं तो भी आप जो है कि अच्छा खासा नंबर उठा सकते हैं, ठीक है।
वो कैसे भाई, जब जब आपका कोट 10 sec 10 है, इसमें आया त्रिकोणमिति वाला प्रश्न है तो उसका अधिकतर आंसर की बात करो तो 1 ही रहता है, ध्यान में रखना। क्या रहता है? 1 अधिकतर रहेगा, ध्यान में रखना। तो वो मारिएगा तो ये आपका 90% सही होगा, सही होने का चांस हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं जानते हैं उसी के लिए, जो जानते हैं उसके लिए नहीं है ना। तो 85 हो गया, अब 86 देखना है ना, ठीक है। कहता है कि किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की, यहाँ पे देखिए ये साइड में आ जाए ना, थोड़ा सा हट गया, चलिए दिखना चाहिए ना आपको, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई, बहुत बड़ा हो गया है ना। चलिए, किसी मीनार की ऊंचाई दिया गया 35 मीटर, हो सकता है जब सूर्य का उन्नयन कोण दिया गया 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई, अब ध्यान से देखिए फिगर में बनाता, ये आपका फिगर बना लिया, नाम दे देता है ABC, ये भी आपका मीनार है, इसकी ऊंचाई दिया 35, उन्नयन कोण दिया गया 45 डिग्री। हमें पूछा मीनार की छाया तो हो गया x, तो ये हो गया लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार किसका फॉर्मूला होता है भाई? tan थीटा का। तो tan 45 डिग्री, तब भाई आपको tan 45 डिग्री, ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है आपका 35, आधार है आपका x, tan थीटा 45 डिग्री वैल्यू होता है 1 बराबर 35 बटे x, तो हो जाएगा x बराबर 35 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो समझिए, कहते यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की जो कि इतना गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन को, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी हमें फिगर का आवश्यकता पड़ेगा, तो ये हमने फिगर बनाई ये A B और C, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, स्तंभ की ऊंचाई मीनार की, कहता है कि स्तंभ की जो ऊंचाई है वो मीनार, स्तंभ की ऊंचाई कहता है ना, जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की 1/√3, यानी छाया की लंबाई हम बोले 1, तो इसका 1/√3, 1 का 1/√3 1/√3 ही रह जाएगा भाई। तो ये हो गया लंब बटे आधार, तो लंब है 1/√3 और आधार है आपका 1, यहाँ लिखिए 1 ना लिखिए, बात तो बरोबर ही होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि tan की डिग्री वैल्यू 1/√3 है, तो बोले सर जी 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को कोई कन्फ्यूजन? कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। 30 डिग्री हो जाएगा 87 का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो आपका जो है कि 88 नंबर प्रश्न हो जाएगा ना। तो 88 नंबर निकल जाए। चलिए ये आपका जो कि प्रश्न आ गया, अब इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा। ये प्रश्न आपका जो है ना लघु ही उत्तरी प्रश्न है भाई, आपको 2 नंबर में पूछ देगा, 5 नंबर में भी पूछ सकता है, कोई दिमाग कोई ठीक नहीं उसका, क्लियर है, ध्यान में रखना। कहता इतना को हल करे, तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं क्या करना, चेंज करना, तो एक एक घर सबका चेंज कीजिए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और माइनस होता है आपका माइनस ये साइन थीटा, इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। ये कोस साइन में बदलना है सबको, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन को भी चेंज कीजिए, सेक थीटा का फॉर्मूला 1/cos थीटा है ना, और माइनस हो जाएगा cos थीटा, ठीक है। और ये हो गया गुना, इसको भी tan थीटा प्लस cos थीटा भी बदलिए, तो इसका tan थीटा फॉर्मूला आता है sin थीटा, कहते भाई sin थीटा बटा cos थीटा, और प्लस cos थीटा का फॉर्मूला आता है cos थीटा बटा sin थीटा, ठीक है। तो सबको साइन कोस में बदल दिए। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 से साइन थीटा, यानी इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इंटू इधर बस वही हो जाएगा कॉस थीटा, इधर जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से भाग दीजिए कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, ये हो जाएगा गुना। इधर की बात करिए तो हो जाएगा कॉस थीटा गुना साइन थीटा रह जाएगा, है ना, मल्टीपल के रूप में रहेगा साइन थीटा, और इधर हो जाएगा कॉस गया बचा साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कलर थोड़ा सा बीच में आ गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है भाई कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे आपका दिया गया साइन स्क्वायर थीटा, गुना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर थीटा, बटे आपका कॉस, ये नीचे में भाई स्क्वायर नहीं है साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस थीटा गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था 1, और नीचे में आपका कॉस थीटा गुना है साइन थीटा, ठीक है। चलिए अब फिर से कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ। ये कॉस थीटा, इधर 2 कॉस थीटा, तो हो गया, इधर साइन थीटा, इधर 2 साइन थीटा, तो हो गया। अब बचा कॉस थीटा गुना साइन थीटा, इधर भी कॉस, नीचे में भी कॉस थीटा गुना साइन थीटा, यानी सब कट गया, बचा ओनली 1, ठीक है। तो आपका 88 बता देते हैं ना। चलिए 88 का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 89 नंबर में दिखे भाई आपका प्रश्न जो है ना, समझिए तो हिंदी में आपका अधूरा दे दिया गया। देखिए यहाँ पे देखिए इंग्लिश में आपका सही कर दिया गया, देखिए 38 डिग्री है, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 38 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 डिग्री,
और हमने आपको बताया कि जब भी जोड़ करके 90 पूरे तो इसका आंसर 1 होता है ना, जोड़ करके 90 पूरे तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 गुना 1 करना पड़ेगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमने ट्रिक बताया कि होता ही होता है। कैसे होता है, क्योंकि घर चेंज कीजिएगा बस वही हो जाएगा, कॉस्ट थीटा में परिवर्तन होगा, या ऊपर नीचे कुछ चेंज कीजिएगा हो जाएगा वही। ठीक है, ये हमने बहुत सारा प्रश्न इस पर बता दिया भाई, तो आपको ये पता चलना चाहिए कि ये होता है ना। चलिए 90 नंबर, ये 89 नंबर हो गया आपका, है ना। चलिए थोड़ा बहुत ट्रिक को अब भी अप्लाई कीजिए, आप भी सीखे ताकि फटाफट हो जाए, समय का बचत भी हो जाए, है ना, क्योंकि आगे चल कर बचत करना ही करना है, क्योंकि तैयारी कीजिएगा कोई चीज़ का तो समय का महत्व है ज़्यादा, तो पहले से थोड़ा बहुत सीख जाइए। तो ये आपको दिया गया और ए का वैल्यू ज्ञात करना, कोई दिक्कत नहीं भाई, ए का वैल्यू हमें ज्ञात करना है तो ए का निकालेंगे। तो मैं कह सकता है साइन थीटा को कोई छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे साइन है ऊपर में ना, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पर आपका 40 डिग्री। ठीक है, ये बता देता हूँ, हालांकि इक्वल है टू साइन ए, है ना। अब देखिए साइन 50 डिग्री, तब देखिए मैं बोल सकता हूँ कि साइन 50 डिग्री प्लस कोस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का स्थान पे 90 में 40 घटा दीजिए तो 50 डिग्री बराबर टू साइन ए होगा। ठीक है, तो एक साइन थीटा, ये भाई थीटा कहाँ से लिख लिया भाई, साइन इससे ये 50 है ना, एक साइन 50 और एक साइन 50 तो हो जाएगा टोटल 2 साइन 50 डिग्री। ठीक है, और बराबर इधर 2 साइन ए। अब देखिए 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो ए का वैल्यू निकल गया 50, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कहता है ये है, तो भाई इसका वैल्यू कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है भाई। यहाँ पे 2 तो 2 थीटा बराबर पाई का वैल्यू यहाँ पे 180 डिग्री होता है, ध्यान में रखना। ठीक है, बटा 2। अब मैं कह सकता हूँ कि 2 से कट जाएगा 90 बार में, और ये 2 से इधर बराबर भी कटता है 45 बार में, तो हो गया थीटा का वैल्यू 45। लेकिन हमसे पूछा सेक थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा तो मैं बोल सकता सेक थीटा का स्थान पर रख दीजिए 45 डिग्री, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो होता है √2 होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 91 का बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका है 92 नंबर, है ना। चलिए भाई 92 नंबर भी वही है, ध्यान में रखना, थोड़ा सा इसको हल कर देता हूँ, है ना। चलिए तो ये देखिए 23 और 67 जोड़ने के बाद हो रहा है 90, और जब जोड़ने के बाद होता है 90 तो फार्मूला बन जाएगा। चलिए भाई मैं डायरेक्ट बताने का प्रयास करता हूँ, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर एक को घर बदलिएगा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और 23 67 है तो बैलेंस हो जाए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो मैं लिख लेता हूँ 1, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। इधर भी 13 और 77 जोड़िएगा तो हो जाएगा 1, यहाँ भी फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इधर भी हो जाएगा, क्योंकि घटाइएगा कोई भी चेंज कर देते क्या होगा, तो इसका भी फार्मूला आ जाएगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्लस यहाँ पे देखिए आपका ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर 59 डिग्री, समझिए भाई ये वाला। ठीक है, और प्लस ये भी देखिए जोड़ने के बाद 90 और 31 59 और 31 90 हो रहा है, तो ये घर चेंज कीजिएगा तो आपका बन जाएगा ना, ये इसको चेंज कीजिएगा तो ये बन जाएगा, इसको चेंज कीजिएगा तो ये बन जाएगा, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। चलिए कॉस 90 डिग्री का हम चेंज करते हैं, ये 59 डिग्री 90 लैंग्वेज में आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका भाई साइन हो जाएगा 31 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा, तो ये 90 में से आपको ये 59 घटेगा तो हो जाएगा 31 डिग्री, ये आप जानते होंगे ना, तो मैं ये लिख दूँ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंटू साइन कहता है 31 डिग्री। ठीक है, तो साइन थीटा गुना साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाए, इधर 1 प्लस हो गया साइन स्क्वायर 59 डिग्री प्लस साइन, है ना, साइन स्क्वायर 31 डिग्री, फिर यहाँ पे देखिए बदली होगा, ये देखिए साइन स्क्वायर 59 डिग्री साइन स्क्वायर 31 डिग्री, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसका भी फार्मूला बन जाएगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1, तो ये 1 हो जाएगा 2। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2। क्लियर है, ये आपको भली भांति पता होना चाहिए। अगर आप पूरा वीक हैं तो आपको डायरेक्ट ये वाला आंसर जो है कि आप लर्न कर लीजिए, या फिर इसको छोड़ दीजिए, ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न आपका 93 नंबर है ना। कहते एक वर्ष में एक महीना यदि छाया चुना जाता है तो इसके अप्रैल या जून होने की प्रक्रिया, यहाँ पे देखिए भाई अप्रैल जून यहाँ पे होना चाहिए, ऑप्शन के अनुसार से देखेंगे
तो पे अप्रैल और जून दोनों होना चाहिए, अप्रैल को जून होने की प्रयोगता होना चाहिए, या फिर अप्रैल और जून होने की प्रयोगता, क्योंकि अप्रैल 1 महीना, जून 1 महीना, टोटल 2 महीना, और जनवरी से लेकर के आपका दिसंबर तक में 12 माह का होता है एक वर्ष, ठीक है। तो यहाँ पे 12 टोटल हो जाएगा नीचे, यानी कि प्रायिकता बराबर फार्मूला आता है संभव घटना बटे कुल घटना। तो संभव आपका होगा अप्रैल और जून दोनों हो जाएगा, तो 2/12 हो जाएगा ना। संभव 2 है और कुल आपका 12 है, तो कटा दीजिएगा तो 1/6 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/b। अगर या करके चुने तो एगो चुनिएगा तो 1/12 हो जाएगा, दोनों में से एगो यूज लीजिएगा। तो ऑप्शन नहीं है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे समझना है या है, तो इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है और की बात कर रहा है, यानी अप्रैल भी और जून भी दोनों है, ठीक है। चलो उसी प्रकार से 94 नंबर, देखिए 94 नंबर में भी वही दे दिएगा। कहते एक पासे की फेंक में संख्या 4 और 5 आने का, अब देखिए या दिया है, तो यहाँ भी या करके बनाऊंगा तो भाई यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो अलग आ जाएगा, लेकिन हमने बोला या यहाँ है तो इसको और को जो कि यूज कीजिए, 4 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो एक पासे में एक्का होगा, दुग्गी होगा, तिग्गी होगा, चौवा, पंजा और छग्गा होगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 4 और 5 का गो है भाई, एक को 2 गो है, तो 2 हो गया, और टोटल कितना पासा में 6 को परिणाम है, तो कटाइए 2 का 2 दूतिया 6, यानी कि 1/3 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए 95 नंबर की बात कर लेता हूँ। तो कहता है एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रयोगता। भाई एक पासे में टोटल 6 परिणाम है, बोला 6 नहीं, तो एक के बाद 6 नहीं आएगा, तो संभव है 1 और टोटल है आपका 6 है, तो 1/6 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहता 4 सिक्कों की उछाल में संभवतः परिणामों की संख्या। भाई हमने बताया था जितना सिक्का उछालेगा उतना पावर होगा, 2 सिक्का उछाला तो 2 पर पावर 2 होगा, 3 सिक्का उछालता है तो 2 पर पावर 3, क्योंकि एक सिक्का में कुल परिणाम 2 होता है। अब जितना सिक्का उछाले उतना पावर, तो यहाँ 4 सिक्का उछाला है तो 2 पर पावर 4 हो जाएगा, तो यही तो राइट आंसर हो जाएगा ना। तो इसमें तो दिमाग लगाना नहीं था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। कहते एक पासे की फेंक में 3 और 6 के बीच, तो भाई 1 2 3 4 5 6, एक पासे में ये होगा ना पंजा छग्गा, तो हमें 3 और 6 के बीच निकालना, तो 3 और 6 को घेर दीजिए, बचा 2 गो, तो 2 टोटल कहता 6, तो हो गया 1/3, तो इसका भी राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 1/3, क्लियर है। 98 की बात करूँ तो ये दिया गया बहुलक, कहते इतना का बहुलक, बहुलक में जो सबसे ज़्यादा आता है वही आंसर आता है। तो 5 देखे 1 बार 2 बार 3 बार, सबसे ज़्यादा की बात करूँ तो 5 है 3 बार, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही आपका बहुलक कहलाएगा। यहाँ पे देखे 99 नंबर, कहता है इतना का माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है ना, सबसे पहले इसको घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाते हैं, यानी कि छोटका से बड़का या फिर बड़का से छोटका, तो सबसे मैं छोटका से बड़का करता है ना। तो 12 है, 13 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है। तब आपको क्या करना, कटा देना फर्स्ट लास्ट, हमने बताया था फर्स्ट लास्ट, बीच में बच गया 2 गो, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 16 और 17 हो जाएगा 33 है, 2 को जोड़ें तो 2 से डिवाइड दीजिए, तो 16.5 पास जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला, और ये आपका भाई हो गया 100 नंबर प्रश्न, यानी कि कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए इसको अब बनाइए, कहता है इतना संबंध है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, XY में संबंध बताना, तो माध्य दिया गया, माध्य का फॉर्मूला आता है कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो सबको जोड़िए, कुल संख्या जोड़िए, 1 और 4 5, 5 5 10, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 प्लस एगो x प्लस y हो जाएगा बटा संख्या 1 2 3 4 5 है, तो 5 हो गया कुल संख्या को बटे कुल संख्या। ये करके आंसर निकाल कर दिया गया माध्य 7, तो बैलेंस हो जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिए, 7 5 35 हो जाएगा, तो 10 प्लस x प्लस y बराबर 35, तो 10 और पट्टी जाकर घटेगा, तो x प्लस y बराबर 35 में 10 गया, तो हो गया 25, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना भी प्रश्न बताए आप सभी को जो कि अच्छे प्रकार से लर्न हुआ होगा और कहीं पे कोई त्रुटि नहीं हुआ होगा ना। अगर अभी भी कोई चीज़ का कंफ्यूज है, कोई डाउट है, तो बेहिचक बिंदास होकर के आप जो कि कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं फिर से जो कि बता दूंगा, है ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव टोटल 100 पूछा गया, इनमें से बहुत सारा जो कि प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेगा, इसलिए जैसे हो वैसे आप इस सभी को जो कि माइंड में सेट कीजिए, और नेक्स्ट दिन जो मैं चर्चा करूंगा इसका जो सब्जेक्टिव है उस सभी पर जो कि चर्चा कर दूंगा, क्लियर है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट अवश्य करके बताइए। अगर पसंद आया तो भाई अभी तक लाइक नहीं किए तो कृपया करके अब तो लाइक बनता है
है ना। और सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ही ना भूलें। तो नेक्स्ट दिन मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।